आज का जो क्लास है हम लोगों का वो फ्लूइड्स चैप्टर का है और फ्लूइड्स में हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूलाज को रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा फार्मूला के बैकग्राउंड में भी जाएंगे और इस हिसाब से डिस्कशन हम लोग रखेंगे कि शॉर्ट टर्म में हो जाए, शॉर्ट टाइम में हो जाए, 2 घंटे में सारा खत्म हो जाए और हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, अटैम्प्ट करने में हमें लॉजिक की कमी ना रहे, फार्मूला के बैकग्राउंड में कमी ना रहे। इस पर्पज से हम लोगों ने आज डिस्कशन स्टार्ट करने हैं और इसमें फ्लूइड्स चैप्टर में सबको पता है हाइड्रोस्टैटिक्स शुरू होता है, फिर हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ते हैं हम लोग, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन पढ़ते हैं। एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक पे छोटे छोटे डिटेल को थोड़ा सा देखते चलेंगे, कवर करते चलेंगे। चलो भाई, तो सबसे पहले क्या जानना पड़ता है हाइड्रोस्टैटिक्स में, तो वो है प्रेशर एट ए पॉइंट। प्रेशर तो सबको पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन जब लिक्विड हो या कोई फ्लूइड हो, फ्लूइड किसको बोलते हैं भाई? तो फ्लूइड इज एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो, एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो, वो फ्लो कर सकता है भाई। उस पर अगर फोर्स लगे तो वो जाने लग जाए, सॉलिड की तरह वो रिजिडनेस ना दिखाए, तो फ्लो कर सकता है। इसमें हम लोग का क्या क्या आता है भाई? तो लिक्विड भी आता है एंड गैस भी आता है। लिक्विड और गैस दोनों फ्लो कर सकते हैं, इसलिए दोनों को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स बोलते हैं। और ये फ्लूइड में अगर हमारा कोई एक्सेलरेशन ना हो, फ्लूइड में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वो फ्लूइड समझा जाएगा एट इक्विलिब्रियम। और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में प्रेशर एट ए पॉइंट क्या होता है भाई? मान लो एम पॉइंट पे हमने प्रेशर निकालना है, तो क्या करेंगे भाई? तो प्रेशर निकालना है तो एम को कंटेन करता हुआ एक एरिया छोटा सा लो जिसका वैल्यू है डेल्टा ए। और डेल्टा ए क्योंकि पूरा लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, इसलिए इस क्रॉस सेक्शन में जो लिक्विड आएंगे, जो लिक्विड मॉलिक्यूल होंगे, वो भी इक्विलिब्रियम में समझे जाएंगे। तो ये वाला, या समझो कि एक पीस ऑफ पेपर है यहाँ पे कंटेनिंग एम पॉइंट। अब ये पीस ऑफ पेपर भी तो इक्विलिब्रियम में होगा, पूरा लिक्विड ही इक्विलिब्रियम में है, तो वो पीस ऑफ पेपर भी इक्विलिब्रियम में है। और इधर से जो फोर्स लग रहा है और इधर से फोर्स लग रहा है, दैट मस्ट बी सेम वैल्यूड फोर्स, सेम वैल्यूड का फोर्स होना चाहिए, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में बना हुआ। अगर एक तरफ से 2 न्यूटन एक तरफ से 10 हो जाए तो ये तो एक्सेलरेट ही कर जाए, लेकिन आपको पता है कि लिक्विड एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। तो ये जो कॉमन फोर्स है, एफ है, इधर से भी एफ इधर से भी है, ये कॉमन फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया वैल्यू विल बी इक्वल टू एवरेज प्रेशर। ये क्या होगा? एवरेज प्रेशर ओवर द इंटायर एरिया। जो कंसिडर्ड एरिया हमारा डेल्टा ए है, उस पूरे के लिए ये एवरेज प्रेशर होगा। बट अगर हमें प्रेशर एट पॉइंट एम निकालना है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट निकालने हैं, तो उस कंडीशन में यही एफ डिवाइडेड बाय डेल्टा ए तो करने हैं। बट ये अब डेल्टा ए का वैल्यू इतना कम लो, इतना छोटा साइज का लो, इतना स्मॉलर साइज का लो कि डेल्टा ए ऑलमोस्ट क्या हो जाए? टेंडिंग टू 0 हो जाए। तो उससे क्या होगा? हमारा प्रेशर एट ए पॉइंट होगा, मीन्स उस पॉइंट के लिए हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया हमें मिल जाएगा। तो लिमिट डेल्टा ए टेंडिंग टू 0 करेंगे, तब ये जो वैल्यू आएगा दैट विल बी कॉल्ड प्रेशर एट दिस पॉइंट। सो डेफिनेशन वाइज प्रेशर एट ए पॉइंट ये होता है। क्लियर है यहाँ तक बात? फोर्स पर यूनिट एरिया, और वो एरिया कंटेन करना चाहिए वो पॉइंट को, और एरिया का वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल हो, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल हो, तब हम लोगों का प्रेशर एट ए पॉइंट मिलेगा। अगर लार्ज एरिया है तो एवरेज प्रेशर ओवर द इंटायर कंसिडर्ड एरिया होगा। ठीक है भाई। प्रेशर का वेरिएशन भी होता है। अगर मान लो लिक्विड में एक पॉइंट यहाँ पे 1 हो, दूसरा पॉइंट यहाँ पे 2 हो, और दोनों में हाइट का जो डिफरेंस हो वो अगर h हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि यहाँ का P1 प्रेशर और यहाँ के P2 में P2 विल बी मोर देन P1। और P2 कितना ज़्यादा होगा भाई? तो ये भी फॉर्मूला है, हम लोग ऑब्टेन भी करते हैं, स्टार्टिंग में ऑब्टेन भी करते हैं जब हम लोग बेसिक स्कूल बेस्ड डिस्कशन करते हैं। तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो GH, याद होगा P2 इज इक्वल टू P1 और प्लस रो इंटू G इंटू H। मीन्स रो GH अमाउंट से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ग्रेटर डेप्थ पे। H डेप्थ फर्दर जाओगे तो रो GH का प्रेशर में इंक्रीमेंट पाओगे। तो ये फॉर्मूला है। और ये प्रेशर हमारा दोनों पॉइंट पे सेम तभी हो सकता है, P2 इज इक्वल टू P1 तभी हो सकता है, कब भाई? जब हमारा रो GH इफेक्टिवली क्या हो जाए? वो 0 हो जाए। मीन्स ये हमारा कोई इफेक्ट नहीं दिखा पाए। तो रो GH इफेक्टिवली जब 0 हो जाए, ये कब 0 हो जाएगा भाई? जब हमारा रो 0 हो जाए। तो रो क्या 0 हो सकता है? नहीं भाई, कोई लिक्विड है, कोई फ्लूइड है, तो उसका डेंसिटी कुछ ना कुछ तो होगा ही। जी इफेक्टिव 0 हो जाए। अच्छा, जी इफेक्टिव कभी 0 हो जाए? सैटेलाइट में चले गए, सेंटर ऑफ अर्थ पे चले जाएं, या ऐसे सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ जी रह के भी इफेक्टिव ना हो पाए। फॉर एग्जांपल क्लासरूम में एयर, तो एयर पे जी का वैल्यू तो यहाँ भी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल को क्या वो फोर्स लगा करके सारे एयर मॉलिक्यूल को फ्लोर पे ले जा रहा है? नहीं ले जा रहा भाई, नहीं ले जा पा रहा है, इफेक्टिव नहीं है। अगर हमारा सारे एयर मॉलिक्यूल फ्लोर पे ले जा पाता हमारा ग्रेविटी फोर्स, तो उस कंडीशन में हमें नाक रगड़ने पड़ते जिंदा रहने के लिए, नाक रगड़ने पड़ते, क्योंकि हमें एयर तो ऊपर मिलता नहीं, ऑक्सीजन ऊपर मिलता नहीं, तो हमें फ्लोर पे जाने पड़ते, फ्लोर पे ही नाक रगड़ के ज़िंदगी काटनी पड़ती। तो ऐसा तो होता नहीं है। एवरीवेयर प्रेशर, यहाँ
यहाँ पे रखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ रखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ मेजर करो, यहाँ मेजर करो, कहीं भी मेजर करो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो भाई ये क्या हुआ, तो 1 और 2 मान लो ये क्लासरूम है और एयर है हमारा फ्लूइड, तो 1 पॉइंट पे 2 पॉइंट पे प्रेशर हर जगह सेम, और हर जगह कितना भाई, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहता है 1 पास्कल का, ठीक है, 1.01 × 10⁵ पास्कल या 1 atm ये बोलते हैं। तो जी इफेक्टिव हमारा कहीं 0 हो जाए या फिर हमारा H 0 हो जाए, तो रो तो 0 होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता। जब जहाँ जी इफेक्टिव 0 रहे, जी इफेक्टिव 0 रहे, या इफेक्ट पर नहीं पाए रहने के बाद भी 9.8 रहने के बाद भी सिस्टम पे वो इफेक्टिव ना पाए। अब वाटर के केस में तो भाई इफेक्टिव होता है, इसलिए ज़्यादा डेप्थ पे ज़्यादा प्रेशर होता है। रिवर में चले जाओ अंदर और ज़्यादा प्रेशर मिलेगा, बैलून का साइज़ कम हो जाएगा क्योंकि प्रेशर बढ़ जाएगा। या H हमारा 0 हो जाए, H 0 हो जाए, H मतलब H का मतलब क्या है, यहाँ पे हाइट का डिफरेंस, 2 पॉइंट जिसमें आप कंसिडर कर रहे हो वो हाइट का डिफरेंस 0 रहे। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो A पॉइंट ले लिया हमने, ये B पॉइंट ले लिया। अब बताओ भाई दोनों में ये अभी अगर मान लो x डेप्थ पे है, ये भी हमारा x डेप्थ पे है, तो इसमें हाइट का डिफरेंस क्या हुआ भाई, तो हाइट का डिफरेंस तो 0 है। तो जब हाइट का ही डिफरेंस 0 हो तो उस कंडीशन में भी हमारा प्रेशर एट A पॉइंट विल बी इक्वल टू प्रेशर एट B पॉइंट, क्योंकि हमारा भाई ऐसे अगर A B होता, अगर ऐसे A B होता तो क्या होता भाई, तो प्रेशर एट B कितना हो जाता भाई, तो प्रेशर एट A और प्लस रो G, और ये बताओ ये अगर x है, ये अगर x है तो क्या करते, तो प्लस रो G x हो जाता, नहीं बाबा नहीं, ये x ये है, हमें तो चाहिए ये वाला डेप्थ, ये वाला डेप्थ जो A और B में जो ये है हाइट, ये चाहिए। ये हमारा अगर मान लो ये वाला x है, ये वाला पूरा लेंथ AB x है, लेकिन ये वाला मान लो हमारा L है, तो हमें तो भाई L ही लेना पड़ेगा, रो G L करने पड़ेंगे। मीन्स वर्टिकल हाइट में जो डिफरेंस है वो हमें काउंट करने पड़ेंगे। रो G H में H जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो वर्टिकल हाइट का डिफरेंस होना चाहिए। 2 पॉइंट में 1 पॉइंट यहाँ है, 1 पॉइंट यहाँ है, तो भाई ये डिस्टेंस क्या है, उससे हमें लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है भाई, कि इस वाले का डेप्थ और इस वाले के डेप्थ में क्या डिफरेंस है। मीन्स ये वाला, यही हमारा H है और यही रो G H से बढ़ जाएगा। यहाँ पे अगर मान लो ये है M पॉइंट और ये N पॉइंट है, तो हम बोलेंगे कि PM विल बी इक्वल टू PN प्लस रो जी एच, PN प्लस रो जी एच। N पॉइंट यहाँ पे है हमारा, ठीक है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि सेम लेवल सेम प्रेशर, सेम लेवल पे सेम प्रेशर होते हैं भाई। अगर फ्लूइड हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में हो, मींस एक्सेलरेशन इसका क्या हो, 0। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है चाहे तो वेलोसिटी हमारा 0 का 0 रहे या फिर वेलोसिटी हमारा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। मींस एट एनी टाइम वेलोसिटी अगर सिस्टम का सेम है, फ्लूइड सिस्टम का सेम है, तो प्रेशर एवरीवेयर विल रिमेन सेम। तो प्रेशर का मीनिंग क्लियर हुआ, और प्रेशर का वेरिएशन विद डेप्थ वो हम लोग समझे जब भी कोई लिक्विड इक्विलिब्रियम में होगा। तो चलो भाई अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। फॉर्मूला का बैकग्राउंड हम लोग समझ चुके हैं उसका। अब पास्कल साहब ने एक लॉ दिया इस सब के रिगार्डिंग, पास्कल साहब ने लॉ दिया। तो पास्कल्स लॉ का ये भी स्टेटमेंट है भाई कि ग्रेटर डेप्थ पे ग्रेटर प्रेशर होता है। मीन्स जो फॉर्मूला पढ़ा है वो भी है हमारा, ये भी प्रूव होता है। मीन्स ग्रेटर डेप्थ पे ग्रेटर प्रेशर होता है, और सेम प्रेशर तभी होगा जब हमारा जी इफेक्टिव 0 हो जाए या हाइट का डिफरेंस 0 रहे। और दूसरी बात है इनका ये कहना था कि कोई इनक्लोज लिक्विड ले लें हम लोग, कोई क्या ले लें, इनक्लोज फ्लूइड ले लें। इनक्लोज लिक्विड अगर लेते हैं, मान लो इनक्लोज लिक्विड की बात हो रही है, मीन्स इधर से एक पिस्टन है लगाया हुआ, और ये हमारा समझो कि एक कंटेनर टाइप है, कंटेनर टाइप एक इनक्लोजर है। इधर से भी पिस्टन लगा दिया हमने, इधर से भी पिस्टन लगा दिया मेरे भाई। इधर से भी अगर पिस्टन लगा दें, इधर मान लो A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इधर A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं है, ये हमारा एरिया ऑफ सेक्शन कुछ भी रहे, लेकिन ये इनक्लोज लिक्विड है। ये क्या है भाई, तो इनक्लोज है, मीन्स हर तरफ से पैक्ड है। ऐसा नहीं कि बकेट ले लिया और बकेट जो हमारा ओपन है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि ये लिक्विड ले लिया और यहाँ पे अब बात कर रहे हैं, नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं, ओपन नहीं होना चाहिए। इसमें हम लोग ये चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, ये ओपन सरफेस है। यहाँ पे अगर क्लोज सरफेस लेते हैं, और पास्कल साहब का कहना था कि अगर बाई एनी मीन हम लोगों ने यहाँ फोर्स लगा करके और प्रेशर यहाँ इंक्रीज कर दिया, मान लो A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तुमने फोर्स लगा दिया कितना भाई, तो F1 लगा दिया। तो F1 फोर्स लगाने से प्रेशर में तो इंक्रीमेंट होगा, पहले जो भी था प्रेशर, अब यहाँ पे F1 अपॉन A1 इतना इंक्रीमेंट इन प्रेशर हो गया। तो उनका कहना था, किसका, पास्कल साहब का कहना था भाई क्या, तो इंक्रीमेंट जो हुआ है यहाँ पे प्रेशर में, ये डेल्टा P F1 अपॉन A1, यही इंक्रीमेंट इन प्रेशर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। मीन्स सेम इंक्रीमेंट इन प्रेशर, सेम इंक्रीमेंट इन प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू आउट। तो पास्कल साहब का स्टेटमेंट क्या है, इन एनी इनक्लोज लिक्विड इफ वी चेंज प्रेशर एट एनी पॉइंट,
the same change in pressure will be transmitted throughout the enclosed fluid as well as to the wall of the container. wall of the container पे भी जो पहले प्रेशर था उससे बढ़ जाएगा डेल्टा पी प्रेशर एवरीवेयर बढ़ जाएगा अगर हमने F1 फोर्स लगाया। अगर तुम इधर से कोई F2 फोर्स लगा दो तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, तो ऐसा नहीं है कि यहीं पे इंक्रीमेंट होगा, यहाँ भी उतना ही अमाउंट से, यहाँ भी इतना अमाउंट से, यहाँ भी उतना ही अमाउंट से। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए कि यहाँ और यहाँ अगर मान लो हमने 2 पॉइंट लिए, कौन कौन सा भाई, तो एक ले लिया M पॉइंट, एक ले लिया मान लो N पॉइंट। तो भाई N पॉइंट पे प्रेशर तो हमारा M पॉइंट पे प्रेशर से रो जी और ये H मान लो यही H है, तो ये तो ज़्यादा होना ही है प्रेशर। तो अब तुम सोचो कि इस पॉइंट पे हमने फोर्स लगा करके इंक्रीमेंट कर दिया, मान लो यहाँ पे पहले था जो भी वैल्यू था, पहले x था और अब x प्लस डेल्टा पी हो गया, तो पहले x था तो x के हिसाब से यहाँ पे x प्लस रो जी एच था प्रेशर, x यहाँ पे प्रेशर था तो यहाँ पे x प्लस रो जी एच था। अब यहाँ पे x प्लस डेल्टा पी हो गया, तो अब क्या होगा, तो x प्लस डेल्टा पी प्लस रो जी एच होगा, क्योंकि हाइट का जो डिफरेंस है उससे तो भाई प्रेशर यहाँ पे रो जी एच ज़्यादा होना ही है, इसलिए जितना यहाँ इंक्रीमेंट होगा उतना ही इंक्रीमेंट यहाँ होगा, तभी तो डिफरेंस विल रिमेन सेम। अब इन दोनों में मान लो डिफरेंस 2 ATM का है, अब यहाँ इंक्रीज हो यहाँ इंक्रीज ही ना हो तो उस कंडीशन में तो डिफरेंस फिर कब चेंज हो जाएंगे, डिफरेंस चेंज हो जाएंगे। अब मान लो यहाँ पे हमने डेल्टा पी से बढ़ा दिया प्रेशर और यहाँ भी डेल्टा पी से बढ़ जाए तो दोनों का डिफरेंस विल रिमेन सेम। ठीक वैसे ही रमेश सुरेश का हाइट में डिफरेंस 2 इंच का है, अब 2 साल के बाद दोनों 2-2 इंच बढ़ जाए तो फिर हाइट का डिफरेंस उतना ही रह जाएगा, 3 साल के बाद दोनों 3-3 इंच बढ़ गए तो हाइट का डिफरेंस तो सेम रहेगा, तो डिफरेंस विल रिमेन सेम कब, जब हमारा दोनों में इंक्रीमेंट सेम रहेगा तब। सो ये पास्कल साहब का कहना था, इफ़ वी change pressure at any point in an enclosed liquid, then the same change in pressure will be transmitted throughout the enclosed fluid एज वेल एज टू द वॉल ऑफ द कंटेनर। वॉल पे भी जो ये फोर्स लगाएगा यानी प्रेशर जो यहाँ होगा वो भी डेल्टा पी से बढ़ जाएगा, हर जगह डेल्टा पी से बढ़ जाएगा, किसी भी पॉइंट पे आप चेंज करोगे वो हर जगह ट्रांसमिट हो जाएगा सेम चेंज इन प्रेशर विदाउट एनी डिक्रीमेंट विदाउट एनी इंक्रीमेंट, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, जितना चेंज करोगे उतना ही चेंज हर जगह होगा, मीन्स कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे अगर हमारा 2 ATM से प्रेशर बढ़ा दिया हमने तो हर जगह 2 ATM से बढ़ जाएगा, जहाँ जितना प्रेशर था उससे 2 ATM बढ़ जाएगा, यहाँ जो ज़्यादा और प्रेशर था कोई बात नहीं है, जितना था ओरिजिनल उससे 2 ATM और बढ़ जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज करोगे तो उतना ही से हर जगह डिक्रीज होगा। जो भी चेंज इन प्रेशर होगा दैट सेम चेंज इन प्रेशर विदाउट एनी वेरिएशन विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द फ्लूइड थ्रू आउट द इनक्लोज लिक्विड एज वेल एज टू द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये पास्कल साहब का लॉ था और ये पास्कल लॉ का एप्लीकेशन करके हम लोगों को 2 बात पढ़नी है। कौन कौन सा पढ़नी भाई? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट पढ़नी है और हाइड्रोलिक ब्रेक पढ़नी है। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है? तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है भाई कि एक हमने इस तरह का अरेंजमेंट लिया जिसमें क्या है, एक तरफ जो है हमारा कम क्रॉस सेक्शन वाला इधर एरिया है, एक पिस्टन लगा दिया और ये लिक्विड इनक्लोज है। ठीक है भाई, ये लिक्विड इनक्लोज है इस तरह से और यहाँ पे लार्जर पिस्टन वाला भी है, लार्जर एरिया वाला भी पिस्टन है। इस पे हम लोग कोई हेवी वेट अगर रखें तो इसको उठाने के लिए, लिफ्टिंग करने के लिए हम लोग छोटे से फोर्स से भी लिफ्ट कर सकते हैं, या मान लो कोई हमने एक स्टैंड बनाया और उस पर हमने कार को चढ़ा दिया, मान लो, ठीक है, कार को चढ़ा दिया, तो इसको भी लिफ्ट करने का काम कर सकता है बाय अप्लाइंग स्मॉल फोर्स ऑन द स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया साइड। स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, दिस इज वेरी वेरी लेस देन A2। इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है भाई? ये A2 है। इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? वो A1 है। तो ये अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ क्या होगा भाई? तो अकॉर्डिंग टू पास्कल साहब ने कहा भाई कि यहाँ पे अगर इंक्रीमेंट इन प्रेशर, भाई तुमने फोर्स लगाया तो इंक्रीमेंट इन प्रेशर होगा, कितना होगा? तो F1/A1 होगा, क्योंकि F1 फोर्स लगाया तुमने, A1 है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो F1/A1 फोर्स होगा, तो सेम इंक्रीमेंट यहाँ भी आएगा, मीन्स यहाँ भी इंक्रीमेंट होगा। इसलिए अब इस पे जो एक्स्ट्रा फोर्स इधर से लिफ्टिंग फोर्स लगेगा, वो लिफ्टिंग फोर्स हम लोग लिखना चाहते हैं अगर, तो वो लिफ्टिंग फोर्स कितना हो जाएगा भाई? तो लिफ्टिंग फोर्स मान लो यहाँ पे हम लोग F2 बोलते हैं, तो दिस F2 विल बी इक्वल टू, जितना पहले था वो तो था ही, लेकिन इंक्रीमेंट इन प्रेशर से, इंक्रीमेंट इन प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इतना और एडिशनल फोर्स लगेगा जो कि ये लिफ्टिंग फोर्स का काम करेगा। मीन्स ये लिफ्ट कराने के लिए जो फोर्स इधर से लगेगा वो होगा भाई इंक्रीमेंट इन प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई A2। इंक्रीमेंट इन प्रेशर कितना हुआ है भाई? तो जितना उधर हुआ है उतना ही इधर होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। तो F1/A1 है इंक्रीमेंट
इंक्रीमेंट इन एरिया, इंक्रीमेंट इन प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई ये एरिया, मीन्स A2 बाई A1 मल्टीप्लाइड बाई F1, ये हमारा फोर्स का वैल्यू। मीन्स लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया साइड में जो फोर्स, लिफ्टिंग फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स भाई, तो वो लिफ्टिंग फोर्स, लिफ्ट करने का काम आएगा, वो कितना होगा भाई, तो यहाँ देख रहे हो A2 डिवाइडेड बाई A1, A2 डिवाइडेड बाई A1 इंटू F1, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। ये F1 क्या है भाई, ये F1 क्या है, तो अप्लाइड फोर्स है, क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉलर वाले पे अप्लाइड फोर्स है। मान लो फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन हमने लिया। A2 बाई A1, क्योंकि A2 हमारा वेरी वेरी ग्रेटर देन A1 होता है, मान लो 100 टाइम्स है, मान लो A2 अपॉन A1 क्या हो गया भाई, तो वो 100 है अगर, तो यहाँ पे जो न्यू फोर्स, लिफ्टिंग फोर्स जो अदर साइड में हम लोग देखेंगे, यही हमारा नेट लिफ्टिंग फोर्स मिल गया है, यही हमारा तो चाहिए था, यही हमारा लिफ्टिंग फोर्स चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हो और हम लोग छोटे से फोर्स से बड़ा को लिफ्ट कर पाएँ। तो ये जो लिफ्टिंग फोर्स हमारा मिल रहा है F2, अब यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करें, मान लो F2, A2 बाई A1 था 100, A2 बाई A1 क्या था भाई, तो 100, और लिफ्टिंग फोर्स के लिए ये F1 कितना अप्लाई किया, तो वो 10 न्यूटन अप्लाई किया, तो लगेगा कितना उधर F2 जा करके, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन लगाया तुमने 10 न्यूटन, और उधर से लिफ्टिंग के लिए आ गया हमारे पास 1000 न्यूटन। तो यही तो है फायदा ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का। इसलिए जो भी फोर्स लगाओगे उसमें ये 100 से यानी A2 बाई A1 से मल्टीप्लाई होकर के और उस साइड में लग जाएगा, लार्जर साइड में लग जाएगा। सो ये A2 बाई A1 है ना, इसको एक स्पेशल नेम दिया गया। वो क्या नाम दिया गया भाई, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द मशीन, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस हाइड्रोलिक लिफ्ट। मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं क्योंकि यही मैकेनिकली हमें एडवांटेज मिल रहा है, इतना टाइम्स फोर्स मल्टीप्लाई होकर दूसरे साइड में लग रहा है। सो दिस इज नोन एज मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द मशीन। मशीन क्या है यहाँ पे, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, मैकेनिकल एडवांटेज बोल रहे हैं, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी है ये। इसको पूरे मशीन को हम लोग, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लाइंग मशीन भी बोलते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट तो है, बट ये इसका टेक्निकली हम लोग ये भी बोल सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाइंग मशीन, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि A2 बाई A1 टाइम्स हमारा अप्लाइड फोर्स को मल्टीप्लाई करो और इधर हमारा वो मिलता है। इस तरह से हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करता है। हेवी मशीन को उठाना हो तो आराम से छोटे फोर्स से उठा सकते हो, ऐसा अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। यहाँ पे हम लोगों का एक स्टॉपर भी होता है, चाहे तो हम लोग इसको बंद कर दें तो लिक्विड इधर उधर नहीं जा पाएगा और ये इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। उसके बाद इसका कार वॉशिंग करना हो, कार वॉशिंग कर दो और उसके बाद फिर इसको रोड लेवल पे लाओ और फिर इसको हटा लो भाई। तो इस तरह से काम आता है। क्लियर है भाई। और एक और था हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक लिफ्ट के बाद हाइड्रोलिक ब्रेक भी, ये भी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, इस पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं F1 और इसी से कनेक्टेड होता है लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला, मीन्स A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1, ये लार्जर वाला अप्लाइड होता है। और यहाँ से हमारा ये F2 फोर्स किस पे अप्लाई होता है भाई, तो टू द ब्रेक शू, जो हमारा ब्रेक शू होता है उससे हमारा ये हमारा ब्रेक शू से अप्लाई होता है किस पे, तो रोटेटिंग व्हील पे, ऑन रोटेटिंग व्हील। तो रोटेटिंग व्हील पे अप्लाई होता है फोर्स, लार्ज फोर्स F2। तो वो F2 कितना फोर्स अप्लाई होगा भाई, तो वही A2 डिवाइडेड बाई A1 टाइम्स F1। क्यों भाई, तो F1 जब हमने A1 पे लगाया तो इंक्रीमेंट इन प्रेशर कितना पाया भाई, तो F1 डिवाइडेड बाई A1 पाया, F1 डिवाइडेड बाई A1। ये इंक्रीमेंट जो आया वो यहाँ पे अब F2 बन करके अप्लाई होगा। देखो भाई, स्मॉलर क्रॉस सेक्शन के थ्रू हम लोग ब्रेक पेडल पे जब फोर्स लगाते हैं तो ये फोर्स जो लगाते हैं ब्रेक पेडल पे, कार है, जीप है, जो ड्राइव करते हैं हम लोग, तो ब्रेक लगाते हैं वो छोटा सा ब्रेक लगाते हैं। F1 वैल्यू वेरी स्मॉल होता है, लेकिन ये लार्ज क्रॉस सेक्शन के थ्रू अप्लाई होता है कहाँ पे भाई, तो ये ब्रेक शू के थ्रू। ये अरेंजमेंट होता है, इस अरेंजमेंट का डिटेल में नहीं डिस्कस करने जा रहा अभी, उसकी जरूरत नहीं है, बट हाँ ये ब्रेक शू के थ्रू हमारा लार्ज फोर्स रोटेटिंग पार्ट ऑफ द व्हील पे अप्लाई होता है और इससे हम लोगों को ब्रेक ज्यादा वैल्यू का मिलता है। अब ट्रक जो इतना ज़्यादा मोमेंटम में आ रहा हो, उस ट्रक को रोकने के लिए सोचो कि क्या ड्राइवर ने उतना बड़ा फोर्स लगाया हो कि चारों व्हील को एक बार में रोक दे। इतना बड़ा फोर्स नहीं लगाता, छोटा सा फोर्स लगाता है। जैसे ये पैर से थोड़ा सा इशारा देता है, थोड़ा सा प्रेस करता है, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 10 न्यूटन लगाता है और उससे हमारा एज ए रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ न्यूटन ये व्हील पे लगते हैं और टॉर्क बनाते हैं और रोकते हैं। ठीक है, तो ये भी फोर्स मल्टीप्लाइंग मशीन पे ही इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। यहाँ भी स्मॉलर क्रॉस सेक्शन के थ्रू हम लोग फोर्स लगाते हैं, लार्जर क्रॉस सेक्शन के थ्रू ब्रेक शू को हम लोग प्रेस करते हैं अगेंस्ट द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द व्हील और इस तरह से व्हील पे हमारा ब्रेक अप्लाई होता है। क्लियर है, तो ये भी फॉर्मूला सेम है, सेम ही यूज करना है। बैरोमीटर बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है भाई। बैरोमीटर जो कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने का ये टूल है। हम लोग ये समझते हैं बैरोमीटर में करना क्या होता है भाई, तो एक टब लेने पड़ेंगे,
याद दिला देता हूँ, एक टब में हमने क्या किया, मरकरी डाल दिया, मरकरी पूरा फिल करके रख देते हैं और इधर से एक ट्यूब लेते हैं और इसमें हमने मरकरी को पूरा ऊपर तक फिल करके और इसको इन्वर्ट करके डाल देते हैं। याद होगा तुम्हें, याद होगा, ऐसे करके हम लोग इन्वर्ट करके इसमें और डाल दिया और ये पूरा भरा हुआ था भाई, पूरा मरकरी से भरा हुआ था। थोड़े टाइम के बाद देखोगे क्या देखोगे भाई, तो थोड़े टाइम के बाद देखोगे कि इसका जो मरकरी लेवल है ट्यूब के अंदर वो धीरे धीरे हमारा कम होने लग गया। मीन्स ऐसे हो गया, इतने पे आ गया, मरकरी लेवल ऐसे आ गया और इधर हमारा वाटर है, इधर हमारा ये वाटर नहीं है, ये मरकरी है। सारा क्या है, मरकरी है, Hg है, Hg ही है, सब में Hg है। तो ये यहाँ पे आकर के लेवल इसका धीरे धीरे डाउन होता है। हालांकि ये पूरा भरा हुआ था, ये स्टार्टिंग में तो यही था, लेकिन जैसे ही अब इन्वर्ट किया हमने, पूरे ट्यूब को पहले हमने फिल कर दिया, ठीक है, पूरे एकदम बिल्कुल ओवरफ्लो करा दिया मरकरी से। उसके बाद लास्ट पे आकर के इसको फिंगर से प्रेस किया, इन्वर्ट किया, इस टब में डाला और तब जेंटली हमने फिंगर निकाल लिया। अब जिसको जिधर जाना है जाए, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, कुछ जिसको जिधर जाना है जाए भाई। लेकिन ये लिक्विड में देखोगे कि यहाँ लिक्विड लेवल डाउन होगा, धीरे धीरे सर्टेन लेवल पे आकर के क्या होगा, ये रुक जाएगा। क्या होगा, ये रुक जाएगा। तो रुकने के बाद हम लोगों को ये एच हाइट मेजर कर लेना है। ये एच हाइट कितना है, तो जनरली 76 सेंटीमीटर होता है। ये 76 सेंटीमीटर आ गया तो हम बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है भाई, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होता है। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर है तो यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये वाला पॉइंट मान लो ए पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बी पॉइंट है, तो ये दोनों ज़रूर सेम प्रेशर पे होंगे। क्यों भाई, अगर मान लो यहाँ का प्रेशर है हमारा, चलो सबसे बॉटम वाले पॉइंट पे, मान लो हमारा बॉटम वाले पॉइंट पे यहाँ का प्रेशर है, मान लो यहाँ पे प्रेशर है हमारा पी डैश, यहाँ का प्रेशर क्या है, पी डैश। तो यहाँ से अगर ये x ऊपर हो और यहाँ से ये x ऊपर हो, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना प्रेशर भाई, तो ये हो जाएगा पी डैश माइनस रो जी एक्स, क्योंकि ऊपर x हाइट जाओगे तो रो जी एक्स कम प्रेशर पाओगे। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तो पी डैश माइनस रो जी एक्स, ये भी क्या हो जाएगा, तो पी डैश माइनस रो जी एक्स मीन्स पी ए बोले या पी बी बोले, सब एक ही बात है, कितना, पी डैश माइनस रो जी एक्स। इसलिए ए पॉइंट और बी पॉइंट पे तो प्रेशर भाई सेम रहने होंगे और वो कितना होगा, तो पी डैश माइनस रो जी एक्स। अब हम लोग ऊपर से अगर लिखना चाहें, तो तुम्हें पता है भाई कि यहाँ पे हमारा ये ए पॉइंट है, यहाँ पे हमारा बी पॉइंट है, और ये जब लिक्विड, जब हमारा मरकरी नीचे आ गया तो इसमें बचा क्या बचा उसमें भाई, तो वैक्यूम बचा। इसमें क्या बचा है, तो वैक्यूम बचा है, और वैक्यूम में प्रेशर क्या होगा, वो जीरो होगा। इसलिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये सी पॉइंट है तो हम लोग बोल सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी बी, और पी बी कितना है भाई, तो इस वाले ट्यूब के अंदर से लिखेंगे तो वो होगा पी सी प्लस रो जी एच। रो कौन सा, मरकरी का, और पी सी क्या है, तो पी सी तो जीरो है। सी पॉइंट पे प्रेशर कितना है, जीरो, क्योंकि उसके ऊपर वैक्यूम है, कोई मॉलिक्यूल नहीं है, कोई एयर मॉलिक्यूल नहीं है फंसा हुआ, तो जीरो है, प्लस रो मरकरी का, रो किसका भाई, तो मरकरी का, इंटू जी और इंटू एच। 76 सेंटीमीटर आ चुका है, और जो पी ए है वही तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, जो ए पॉइंट पे प्रेशर है वही तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नथिंग बट रो जी एच, और इसका ही वैल्यू हम लोग निकालते हैं। मरकरी का जो डेंसिटी होता है वो होता है कितना, तो मरकरी का डेंसिटी होता है 13.6। क्या होता है भाई, 13.6 इंटू 10 रेज़ पावर 3, 13.6 इंटू 10 पावर 3 kg पर क्यूबिक मीटर, इंटू जी। जी का वैल्यू अगर हम लोग 9.8 ले लें या 10 ले लें, 9.8 अगर ले सकते हैं, 9.8 ले सकते हैं भाई, बिल्कुल ले सकते हो। तो 9.8 इंटू एच जो है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी को मीटर में लिखेंगे। सब एसआई में आ गया, ये वैल्यू ही कैलकुलेट करके 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नोन एज पास्कल। तो यही हमारा बन जाता है क्या भाई, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस तरह से बैरोमीटर काम करता है। अगर तुमने मरकरी फुल्ली जो है वो फिल नहीं किया और थोड़ा सा कम ही रह गया और ऐसे में तुमने प्रेस करके ऐसे डिप कर दिया, तो उस कंडीशन में एयर ट्रैप्ड हो जाएंगे, क्योंकि ये जो यहाँ पे तो जो थोड़ा सा खाली रह गया तो वहाँ एयर ट्रैप्ड हो जाएंगे, और ये एयर धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएंगे। मरकरी हैवी है, नीचे आ जाएंगे, ये एयर ऊपर ट्रैप्ड हो जाएगा। यहाँ पे एयर आ जाएगा तो एक्यूरेसी नहीं रहेगा, क्योंकि एयर अपना जीरो प्रेशर तो नहीं लगाएगा, कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा, और कुछ प्रेशर लगाएगा, वो कितना लगाएगा वो पता ही नहीं है कि यहाँ पे सी पे प्रेशर कितना है। तो हम लोग ए या बी का यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। रीडिंग हमारा
कम हो जाएगा। देखो भाई यहाँ प्रेशर आएगा तो ये 76 के बदले में यहाँ तक इसको प्रेस करके यहाँ तक ले आएगा और तुम्हारा पता चलेगा कि रीडिंग 71 सेंटीमीटर आ रहा है। तुम तो बोलोगे 71 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है वहाँ पर, वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन वो होता नहीं है। ठीक है, इसलिए एक्यूरेसी के लिए ज़रूरी है कि पूरा का पूरा ट्यूब को फिल किया जाए और तभी हम लोग ये मेजरमेंट करेंगे, तभी बैरोमीटर कामयाबी से आपका काम कर पाएगा। इसी के से रिलेटेड है इसी का भाई मैनोमीटर, ये भी हमारा प्रेशर को मेजर करता है, लेकिन ये जो डायरेक्टली प्रेशर मेजर करता है डायरेक्टली वो है गॉज प्रेशर मेजर करता है। गॉज प्रेशर इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ जो एक्चुअल प्रेशर है, एक्चुअल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी प्रेशर डिफरेंस को ही बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं गॉज प्रेशर। इसी को हम लोग गॉज प्रेशर, किसी गैस का गॉज प्रेशर क्या होगा भाई, तो जो उसका एक्चुअल प्रेशर है माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मान लो किसी गैस का एक्चुअल प्रेशर है हमारा 3 atm, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक तो 1 atm होता है, सो उसका गॉज प्रेशर कितना हो जाएगा भाई, तो 2 atm हो जाएगा। सो डिफरेंस ऑफ द एक्चुअल प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज गॉज प्रेशर, और ये गॉज प्रेशर मैनोमीटर मेजर करता है। मान लो हम लोग इस गैस का प्रेशर को हम लोग कंटेनर में है ये गैस, और इसका हम लोग प्रेशर मेंटेन करना, ये मेजर करना चाहते हैं। अपना है कुछ प्रेशर मेंटेन यहाँ पे, कोई बात नहीं, इसका वैल्यू हमें चाहिए तो क्या करते हैं, इसको मैनोमीटर में ये इस तरह का यूट्यूब होता है, इसके साथ हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। वो यूट्यूब वाला नहीं जिसमें वीडियो देखते हैं, वो यूट्यूब वाला जो यू का है, और इसमें हम लोगों ने मरकरी डाल रखा है। इसमें क्या किया है, मरकरी डाल रखा है, इधर ओपन एंड है। अगर मान लो यहाँ मरकरी यहाँ तक आता है और तब ये रुक जाता है, ये तो भाई ओपन टू एटमॉस्फेयर है, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पे हमारा ये गैस का प्रेशर है, जो भी गैस का प्रेशर तुम्हें पता ही है, गैस वाले में इफेक्टिवली जी हमारा काम नहीं कर पाता और गैस में एवरीवेयर प्रेशर सेम होता है। सो जो गैस का प्रेशर है, जो भी गैस का प्रेशर है वही हमारा ए का पॉइंट का प्रेशर है, वही हमारा ये इस बी पॉइंट पे प्रेशर है। और यहाँ पे प्रेशर, ये बी पॉइंट पे प्रेशर वही है जो इसी लेवल पे सी पॉइंट पे प्रेशर है, और सी पॉइंट पे प्रेशर वही है जो हमारा यहाँ रुका हुआ है, ये डी पॉइंट है, और प्लस रो जी एच। फिर से गैस का जो प्रेशर है वो ए पॉइंट का प्रेशर है, ए पॉइंट पे प्रेशर है जो वही हमारा बी पॉइंट पे प्रेशर है, और जो बी पॉइंट पे प्रेशर है वही हमारा सी पॉइंट पे प्रेशर है। कैसे भाई, सेम लेवल सेम प्रेशर, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे पी डैश है प्रेशर और यहाँ से मान लो ये वाई है हाइट, तो पी डैश माइनस रो जी वाई हो जाएगा यहाँ का प्रेशर। यहाँ पे भी ये वाई ऊपर है क्योंकि दोनों सेम लेवल में है, सेम लेवल मतलब सेम प्रेशर, तो यहाँ पे पी डैश माइनस रो जी वाई, तो यहाँ भी पी डैश माइनस रो जी वाई, तो ये सेम प्रेशर वाले दो पॉइंट बन गए, सी पॉइंट एंड ये बी पॉइंट, ये दोनों हमारा सेम लेवल के पॉइंट्स हैं। तो ठीक है भाई, तो दिस इज इक्वल टू पी सी, और पी सी क्या होगा, तो वो होगा पी डी प्लस रो जी, और ये ही है एच, हाइट में डिफरेंस, दोनों लिम्ब में, यूट्यूब के दोनों लिम्ब में हाइट का डिफरेंस, तो रो जी एच। ठीक है भाई, और पी डी क्या है, तो पी डी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पी डी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया क्या भाई, तो ये आ गया गैस का प्रेशर, ये क्या आ गया भाई, गैस का प्रेशर। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिला भाई, तो तुम्हें हाइट, तो ये हाइट ही तो तुमने मेजर किया, ये हाइट ही तो तुमने मेजर किया, यही हमारा रीडिंग है, ये क्या है हमारा, यही हमारा रीडिंग है भाई, ये रीडिंग लिया तुमने, तो रीडिंग लिया तो ये मिला तुम्हें, ये क्या मिला, तो एक्चुअल गैस का प्रेशर और माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही तो है रो जी एच, यानी जो रीडिंग लोगे और रो जी एच निकालोगे दिस विल गिव यू गॉज प्रेशर। ये क्या है, गॉज प्रेशर है भाई, यही तो गॉज प्रेशर है, मीन्स प्रेशर डिफरेंस विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गॉज प्रेशर। तो गॉज प्रेशर डायरेक्टली दे रहा है, और गॉज प्रेशर अगर पता लग जाए तो हमें उस गैस का प्रेशर भी मिल जाएगा, क्योंकि गॉज प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करने से हमें मिल जाता है। ठीक है भाई, अगर गॉज प्रेशर 0 है तो इसका मतलब उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही प्रेशर है, गैस का भी। तो गॉज प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जो भी है। अगर हमें गॉज प्रेशर पता है तो प्रेशर ऑफ गैस, एक्चुअल जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लोग गॉज प्रेशर हम लोग ऐड करते हैं, यही हमारा समझो गॉज प्रेशर है। ठीक है, ये गॉज प्रेशर है, और इसके ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर नेगेटिव हुआ तो एटमॉस्फेरिक से कम हो जाएगा एक्चुअल प्रेशर, और ज़्यादा अगर पॉजिटिव हुआ तो एटमॉस्फेरिक से उतना ही बढ़ जाएगा। इस तरह से गॉज प्रेशर मेजर करता है। और मैनोमीटर क्या है, ऐसा अरेंजमेंट है यूट्यूब, उसमें हम लोगों ने मरकरी डाला है। मरकरी क्यों डालते हैं, तो भाई मरकरी का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, जो ईजिली अवेलेबल लिक्विड्स हैं उनमें ज़्यादा डेंसिटी वाला ये है, जिसका डेंसिटी जो होता है वो कितना होता है भाई, तो 13.6 × 10⁻⁴
3 जो वाटर का डेंसिटी है kg पर क्यूबिक मीटर, kg पर क्यूबिक मीटर जो वाटर का डेंसिटी है SI में ये होता है। और ऐसे हम लोग 1 ग्राम पर cc भी डेंसिटी ऑफ वाटर समझते हैं भाई, लेकिन SI में क्या है, तो SI में हमारा 10³ kg पर क्यूबिक मीटर ये वाटर का है। 13.6 इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी। 13.6 क्या है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मरकरी। तो मरकरी क्या डेंसिटी क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड जो कि है वाटर। ठीक है भाई, ये क्या है, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी है। क्लियर है यहाँ तक ठीक है। अगर हम लोग लिक्विड जो यूट्यूब में यूज किए हैं वो मरकरी की जगह कोई और लिक्विड यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, थ्योरेटिकली मना नहीं है, बट प्रैक्टिकली ये इनकन्वीनियंस प्रोड्यूस कर देगा, क्योंकि हेवी लिक्विड है तो ये गैस का प्रेशर को हम लोगों ने मैपिंग कर लिया ये h हाइट में, क्योंकि ये हेवी लिक्विड है, ये h हाइट कुछ सेंटीमीटर में काम कर देगा। लेकिन अगर ये वाटर हम लोग यूज करें तो इतना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए 13.6 टाइम्स ज़्यादा हाइट ऑफ वाटर का रिक्वायर्ड होगा। अगर बैरोमीटर में भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बैरोमीटर जहां 76 सेंटीमीटर का रीडिंग दिखा करके और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर लेता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, अगर हम लोग यहाँ पे मरकरी की जगह पे वाटर यूज करें तो ये 76 सेंटीमीटर नहीं 76 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 13.6 इतना ज़्यादा हाइट चाहिए होगा उसको। तो इसके लिए मरकरी को 10 मीटर का ऑलमोस्ट बनाने पड़ जाएंगे। इससे ये तो खुद ही ऑलमोस्ट 1 मीटर का होता है, ऑलमोस्ट 1 मीटर का लेके चलने पड़ते हैं, क्योंकि भाई 76 सेंटीमीटर तो तुम्हारा रीडिंग ही आने हैं, उससे कम कर दोगे तो बैरोमीटर ही काम नहीं कर पाएगा। इसलिए कम से कम ये ऑलमोस्ट 1 मीटर का रखते हैं, 76 से तो ज़्यादा ही लेने पड़ेंगे भाई। और वाटर लोगे तो इससे 13.6 यानी कि 10 मीटर का लेना पड़ेगा। 10 मीटर का मतलब होता है 4 फ्लोर का बिल्डिंग, 3 फ्लोर का बिल्डिंग। इतना बड़ा थोड़े ना हम लोग ट्यूब डाल करके और उसमें वाटर और एक्सपेरिमेंट करेंगे, नहीं कर सकते। इसलिए प्रैक्टिकली हमारा मरकरी ही सुटेबल है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आर्किमिडीज साहब का एक प्रिंसिपल था हाइड्रोस्टैटिक्स में। आर्किमिडीज साहब ने बताया कि कोई एक लिक्विड है, क्या है भाई, ये तो कोई भी लिक्विड है और इस लिक्विड में अगर हम लोगों ने कोई सॉलिड को डिप किया, पार्शियली भी डिप कर सकते हो भाई और फुल्ली भी डिप कर सकते हो। अगर फुल्ली डिप कर दिया तो ये ऐसे हो गया भाई, ठीक है। तो पार्शियली भी डिप कर सकते हैं, फुल्ली भी डिप कर सकते हैं। अगर पार्शियली डिप किया V0 वॉल्यूम रिप्लेस हुआ, टोटल वॉल्यूम हमारा VT था, मान लो टोटल वॉल्यूम हमारा VT था, V0 रिप्लेस हुआ। तो आर्किमिडीज साहब का कहना था कि देखो भाई पार्शियली डिप हो चाहे फुल्ली डिप हो उससे हमें मतलब नहीं है, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है इतना लिक्विड तो डिस्प्लेस हुआ, ये हमारा V0 है। तो इतना जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है इतने लिक्विड डिस्प्लेस्ड का जो वेट होगा इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का, इतना तो डिस्प्लेस करके अपने लिए स्पेस बनाया है इस सॉलिड ने। तो इतना डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जितना वेट होगा उतना वेट इस पे अब थ्रस्ट लगेगा, बायोंड फोर्स लगेगा। कितना होगा भाई, तो दिस विल बी इक्वल टू वेट ऑफ एक ऐसा लिक्विड भाई, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उतना। अब डेंसिटी इसका मान लो सिग्मा है, तो दिस विल बी कॉल्ड V0 वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है। सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड हो जाएगा और जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड हो जाएगा। ये जो V0 हमारा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है, ये V0 क्या है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। इतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ है सॉलिड ने किया है, और ये क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड हो जाएगा और जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। मतलब ये क्या बन गया, अब थ्रस्ट बन जाएगा। अब थ्रस्ट यानी बायोंड फोर्स का वैल्यू कितना बन जाएगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, वो है V0 सिग्मा इंटू जी। सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड का डेंसिटी, सॉलिड का नहीं। अब मान लो सॉलिड का जो वेट mg फोर्स लग रहा है, तो इस mg को अगर लिखना चाहेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू सॉलिड का डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम, इसका जो था डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू जी करेंगे तो ये पूरा वेट जो था हमारा वो वेट अपना लगेगा। ये तो भाई अर्थ के चलते हैं, ये तो ग्रेविटी का वेट है, ठीक है, ग्रेविटी फोर्स है ये कौन सा फोर्स है भाई, तो ये ग्रेविटी का लगने वाला Gm1m2/r² वाला ग्रेविटी का फोर्स है, ठीक है भाई। और ये हमारा बाउंड फोर्स है, और दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही हमारा इफेक्टिव वेट होगा, ठीक है, वही क्या होगा, इफेक्टिव वेट होगा। अगर इसको हम लोग एक स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्ट करके और मेजर करें कि भाई कितना वेट है इसका, तो ये जो इफेक्टिव वेट होगा, इफेक्टिव वेट दैट इज इक्वल टू रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन, रीडिंग ऑफ मशीन जो आएगा वेइंग मशीन
वो रीडिंग कितना होगा, तो मान लो W डैश, तो वो कितना होगा, तो ये W नॉट जो है ना माइनस बायोन फोर्स, क्योंकि ये W नॉट तभी होता है जब ये एयर में होता। एयर में होता तो खाली यही फोर्स लगता है, उसको हम लोग काउंटर बैलेंस करते हैं स्प्रिंग फोर्स से। तो ये जो हमारा वेइंग मशीन है वो हमारा ये देता कब, जब एयर में होता तब। अभी बायोन फोर्स जब लिक्विड में डिप करते तो बायोन फोर्स हमारा कम कर देगा। इसलिए अगर मान लो 40 न्यूटन था अगर एयर में और बायोन फोर्स 10 न्यूटन का लग गया, तो ये 30 न्यूटन ही रह जाएगा इफेक्टिव वेट। सो इफेक्टिव वेट यानी रीडिंग विल बी एक्चुअल वेट माइनस दिस बायोन फोर्स, माइनस दिस बायोन फोर्स। ये कहां से आया भाई, तो ये है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और जितना वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा उतना अप थ्रस्ट यानी बायोन फोर्स लगेगा। और यही कहना था किनका, आर्किमिडीज साहब का। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ गए। अगर कोई फ्लोट कर सकता है, फ्लोटिंग करने का मतलब होता है कि कोई एक्स्ट्रा हमने फोर्स नहीं लगाया और अपने बायोन फोर्स से इसका वेट काउंटर बैलेंस हो जाए। तो फ्लोटिंग कंडीशन का मतलब है कि अगर कोई मान लो सॉलिड फ्लोट कर रहा है तो इट मीन्स कि इसका जो वेट है, टोटल वेट है, इसका जो वेट है W नॉट, ये वाला जो वेट है, ये वाला जो वेट है, इसका एक्चुअल वेट जो एयर में है वो काउंटर बैलेंस हो गया है। किससे भाई, बायोन फोर्स से। बायोन फोर्स से काउंटर बैलेंस हो गया है, तभी हमारा ऐसा हो सकता है। मीन्स रो इंटू रो सॉलिड का इंटू हमारा ये टोटल वॉल्यूम या डिस्प्लेस वॉल्यूम बोले, डिस्प्लेस वॉल्यूम बोले अगर पार्शियली है तो डिस्प्ले, अगर इस तरह से डिस्प्लेस वॉल्यूम, अगर पूरा कराएगा तो V टोटल ही डिस्प्लेस वॉल्यूम हो जाएगा इंटू G। ठीक है, तो ये रो इंटू ये हम लोग रो लिख रहे हैं तो टोटल वॉल्यूम सॉलिड का लिख देते हैं, टोटल वॉल्यूम सॉलिड का इंटू G, ये वेट फोर्स को लिख रहे थे इसलिए रो इंटू V टोटल G। और ये है वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, V नॉट डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम सिग्मा, तो ये मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड इनटू जी करेंगे तो ये काउंटर बैलेंस हो जाएगा। और इस हिसाब से डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम चाहें तो निकालना तो निकाल सकते हैं कितना डिप होकर के ये फ्लोट कर रहा है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कितना डिप करके फ्लोट कर रहा है, तो इतना जो वॉल्यूम है वो V नॉट है, और जो ये टोटल वॉल्यूम है वो तो भाई टोटल स्फेयर का यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे स्फेयर का ये है। तो V नॉट का वैल्यू 4/3πr³ है, बट ये वाला वैल्यू जो है ये वॉल्यूम वो हमारा V नॉट है। V नॉट है वेट ऑफ V नॉट है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। ठीक है, डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, लिक्विड का डिस्प्लेस वॉल्यूम है ये। ठीक है, क्लियर है। तो आर्किमिडीज साहब का ये याद रखना, कई बार फॉर्मूला यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक्स में ये सब फॉर्मूलाज तो बिल्कुल याद रखने हैं थोड़े थोड़े बैकग्राउंड के साथ। हाइड्रोडायनेमिक्स में क्या करने होते हैं, तो भाई लिक्विड फ्लो करेगा, कोई ट्यूब से फ्लो करेगा या वाटर टैप से फ्लो करेगा। तो ऐसे में दो तरह के ये फ्लो होते हैं भाई। ठीक है, लिक्विड का जब भी फ्लो होगा दो टाइप के, कौन कौन सा भाई, तो एक है स्टीडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्टीडी फ्लो या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है भाई, तो वो होता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो मीन्स बिल्कुल इर्रेगुलर फ्लो, इर्रेगुलर है ये, इरेगुलर, इसका कोई रूल नहीं होता। और ये क्या है, तो रेगुलर फ्लो है, ये रेगुलर है, इसमें तो रूल फॉलोड रहते हैं, उसमें कोई रूल ही नहीं है, कुछ भी वो फॉलो नहीं करेगा उसका कोई ठिकाना नहीं होता। अब इसमें देखो स्टेडी फ्लो क्या है, पहले इसको थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करें। तो स्टेडी फ्लो होता है ऐसा फ्लो जो कि सिस्टमैटिक है। इट मीन्स ये वाला मॉलिक्यूल अगर हमारा ये पाथ फॉलो करके यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड था और यहाँ पे आकर के ये 4 मीटर पर सेकेंड हो गया और यहाँ पे आकर के ये अगर 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में हो गया ऐसे, तो इसका मतलब कि जो भी नेक्स्ट मॉलिक्यूल इस पॉइंट पे आएंगे वो यही पाथ फॉलो करेंगे और यहाँ 3 मीटर पर सेकेंड का रखेंगे वेलोसिटी, यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी रखेंगे, यहाँ के 5 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी रखेंगे। मीन्स ऑल मॉलिक्यूल्स coming at this particular point P will follow the same path as it is followed by the preceding particle। preceding particle जो भी थे वो फॉलो किए और जितने जितने वेलोसिटी जिस पॉइंट पे रखे थे, अगर m पॉइंट पे वही आ गया तो 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, n पॉइंट पे वही चला गया 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो जितने भी फॉलो करने वाले जो पार्टिकल्स नेक्स्ट आएंगे वो सबको यही पाथ और इन पॉइंट पे पहुंच के यही वेलोसिटी करने पड़ेंगे। मीन्स at a given point, at a fixed point, velocity is fixed, constant रहेगा velocity with respect to time। means time के respect में वो change नहीं होगा, point wise change होगा। अरे m point का velocity, m point पे जो भी particle पहुंचेंगे वो velocity may be different than n point का velocity। ये n point पे जब पहुंच गया वही तो velocity अलग अलग हो गया, ये हमारा हो सकता है, this is allowed। स्टेडी फ्लो में ये हमारा अलाउड होता है। लेकिन
ये नहीं होगा कि m पॉइंट पे एक मोलिक्यूल आया राम नाम का, वो 4 मीटर पर सेकंड है, फिर श्याम नाम का लिक्विड मोलिक्यूल आ गया, वो 5 मीटर पर सेकंड यहीं कर ले, वो नहीं हो सकता। एक पॉइंट पे एक ही फिर मीन्स यहाँ पे तुम अपना माइक्रोस्कोप यहाँ सेट कर लो और यहाँ देखते रहो, तो जो भी पार्टिकल आ रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड जा रहे हैं, सब 4 मीटर पर सेकंड। अब थोड़े टाइम में तुम अपना फोकस यहाँ कर लो, माइक्रोस्कोप से यहाँ देखो, तो जितने पार्टिकल आ रहे हैं वही वाला रेड कलर का पार्टिकल यहाँ पहुंचा, लेकिन यहाँ 5 मीटर पर सेकंड है, और जो भी नेक्स्ट पहुंच रहे हैं वो भी 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे जब भी देख रहे हैं 2 मिनट बाद भी देख रहे हैं, तो पार्टिकल तो बदल गया। वो पार्टिकल जो देखा था 2 मिनट पहले वो तो आगे निकल गया, अब तो दूसरा पार्टिकल, लेकिन उसका भी वेलोसिटी यहाँ 5 मीटर पर सेकंड मीन्स एट 1.1 वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी हमारा एक ही होगा एक पॉइंट पे। ठीक है, दो वेलोसिटी नहीं हो सकता। एक रूल बना हुआ है, इस पाथ को जो फॉलो हुआ इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। जो पाथ फॉलोड है उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन बोलेंगे। ठीक है, ये पाथ फॉलो, और दो स्ट्रीमलाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रीमलाइन क्या बताता है? पाथ, यानी कि जो जो वेलोसिटी जैसे जैसे फॉलो करेगा। तो ये वाला स्ट्रीमलाइन अगर है तो बोलेगा कि यहाँ का मोलिक्यूल ऐसे वेलोसिटी रखेगा, यहाँ पे मोलिक्यूल ऐसे वेलोसिटी रखेगा, यहाँ पे मोलिक्यूल ऐसे वेलोसिटी रखेगा। तो ये वाला बोलेगा भाई कि हमारा तो ये पाथ है, तो ये वाला यहाँ भाई ऐसे वेलोसिटी रखना है, यहाँ ऐसे रखने हैं, और यहाँ ऐसे रखने हैं, यहाँ ऐसे रखने हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा भाई? इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कि गड़बड़ पॉइंट हो गया भाई, एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो टू स्ट्रीमलाइन नेवर इंटरसेक्ट, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट, अगर इनको इंटरसेक्ट अगर ये कर रहा है, ऐसा सोच भी रहे हैं, तो इंटरसेक्शन का मतलब हो जाएगा कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो किसी एक गिवन पॉइंट पे दो वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाए, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का जो बेसिक डेफिनेशन है कि एट 1.1 वेलोसिटी, वही फेल हो जाएगा। 1 पॉइंट पे यहाँ दो वेलोसिटी, कैसे भाई? तो ये तो गलत हो गया। इसका मतलब स्ट्रीमलाइन का जो बेसिक डेफिनेशन है वही फेल हो जाएगा अगर हम लोग दो स्ट्रीमलाइंस को इंटरसेक्ट करता हुआ समझ लें। इसलिए ये समझना बेवकूफ़ी हो जाएगा, ये समझना रॉन्ग है कि दो स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट इट विल बी इम्पॉसिबल टू हैव ए यूनिक वेलोसिटी एट ए गिवन पॉइंट। एक पॉइंट पे एक वेलोसिटी रखना वो हमारा इम्पॉसिबल हो जाएगा। जो स्टेडी फ्लो का जो हमारा बेसिक डेफिनेशन है वही फेल हो जाएगा। इसलिए स्टेडी फ्लो में ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ तो वो स्टेडी हो नहीं सकता, और स्टेडी है तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए ऐसा हम लोगों का स्टेडी फ्लो में नहीं होगा। स्टेडी फ्लो का मीनिंग समझ में आ गया। रेगुलर फ्लो है, एट 1 पॉइंट देयर विल बी 1 वेलोसिटी। यहाँ पे मान लो ये कोई और पॉइंट है, आर पॉइंट है, अरे भाई तो आर पॉइंट का वेलोसिटी अलग हो जाए, इससे अलग हो जाए, इससे अलग हो जाए, इससे अलग हो जाए, हर पॉइंट से अपना अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो भी आर पे आएंगे वो अगर 2 मीटर पर सेकंड है, तो जो भी नेक्स्ट पार्टिकल यहाँ आर आएंगे वो भी 2 मीटर पर सेकंड, जो नेक्स्ट आएंगे वो भी 2 मीटर पर सेकंड एट 1.1 वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। टाइम से मतलब नहीं है। पार्टिकल विल कीप ऑन चेंजिंग एट ए गिवन पॉइंट, पार्टिकल विल कीप ऑन चेंजिंग, सब आगे बढ़ते जाएंगे, नेक्स्ट आते जाएंगे, नेक्स्ट आते जाएंगे, बट वेलोसिटी विल रिमेन सेम, वेलोसिटी विल रिमेन सेम। तो इसको बोलते हैं स्टेडी फ्लो। ठीक है, और टर्बुलेंट में क्या होता है? इररेगुलर फ्लो। ये धीरे धीरे फ्लो होता है, तो ऐसा फॉलो भी होता है। अगर मान लो वाटर टैप है और हमने इसको ओपन किया, हमने वाटर टैप को जब ओपन किया, तो अगर धीरे से यहाँ पे धीरे धीरे लिक्विड निकल रहा हो तो ऑलमोस्ट स्टेडीनेस मेंटेन हो जाता है, स्टेडी फ्लो की तरह होता है। दूर से देखोगे तो एक डंडा दिखेगा भाई, और जबकि लिक्विड यहाँ पे फ्लो कर रहा है। जनरली जब हम लोग वाटर टैप में अगर मान लो कि कुछ हम लोग कुछ हैंकी ले लिए, उसमें बांध दिए, इसको फिक्स कर दिए, तो यहाँ से जो है इस तरह से डंडा टाइप बिल्कुल रेस्ट की तरह लगेगा। लिक्विड जा रहे हैं, लिक्विड में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये स्टैटिक है, ऑलमोस्ट स्टैटिक जैसा लगेगा। मीन्स एक ही तरह का तुम्हें हमेशा नज़ारा मिलेगा। लेकिन ये टर्बुलेंट और स्पीड में अगर इसको हम लोग ओपन कर दें तो ऐसा फ्लो जब होने लग जाता है, तो कभी तो तुम्हारे फिंगर, मान लो यहाँ तुमने फिंगर रखा, कभी तुम्हारे पे ड्रॉप आएगा, कभी नहीं आएगा, तो कोई सिस्टमेटिक नहीं होगा। अगर ज़्यादा स्पीड बढ़ा देते हैं ना हम लोग, तो टर्बुलेंसी आ जाता है, और ज़्यादा स्पीड पे टर्बुलेंसी आने से क्या होता है? कोई रेगुलर फ्लो नहीं होता, कभी आएगा यहाँ, कभी नहीं आएगा, कोई रेगुलर फ्लो नहीं। तो ऐसे कंडीशन में टर्बुलेंट फ्लो में यहाँ एम पॉइंट पे मान लो हमारा अभी 2 मीटर पर सेकंड का एक पार्टिकल है, 2 मीटर पर सेकंड जा रहा है। अब नेक्स्ट कोई पार्टिकल आया इसी एम पॉइंट पे, लेकिन उसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड का है, उसका यहाँ पे फिर एक दूसरा वेलोसिटी आया, यहाँ 4 कर लिया और डायरेक्शन भी बदल लिया, और फिर नेक्स्ट आया वो कुछ और कर लिया डायरेक्शन। तो यहाँ पे किसी गिवन पॉइंट पे आप एक रूल नहीं सेट कर सकते कि वहाँ ये वेलोसिटी होना है, वो स्टेडी फ्लो नहीं है, वो कोई रूल फॉलो नहीं करेगा भाई, तो कोई रूल फॉलो नहीं करेगा। इसलिए तो ये इररेगुलर अनस्टेडी फ्लो है। ये वाला स्टेडी फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, रेगुलर फ्लो है, वो इररेगुलर है। एक सर्टेन स्पीड होता है, उसको हम लोग क्रिटिकल स्पीड बोलते हैं। उस स्पीड से ज़्यादा होगा तो हमारा टर्बुलेंस एंटर कर जाएगा, स्टेडीनेस खो जाएगा, स्टेडीनेस खो जाएगा।
और टर्बुलेंसी आ जाएगा। तो इस स्पीड का वैल्यू क्या होगा, तो इससे रिलेटेड एक साइंटिस्ट थे रेनॉल्ड्स साहब, उन्होंने एक लॉ बताया। क्या लॉ बताया भाई, तो रेनॉल्ड्स नंबर उन्होंने बताया। ये रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू कितना होता है भाई, तो ये होता है रो वी डी अपॉन एटा, रो वी डी अपॉन एटा होता है। मीन्स इन्होंने बताया कि किसी ट्यूब से अगर हमारा फ्लो कर रहा हो लिक्विड, तो भाई लिक्विड जो फ्लो कर रहा है उसका डेंसिटी, ठीक है, ये क्या है, लिक्विड फ्लो करने का डेंसिटी, ये है इसका स्पीड, v स्पीड से फ्लो कर रहा है। और d क्या है भाई, तो डायमीटर ऑफ द ट्यूब है। और एटा क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग। अगर इन सब के वैल्यूज रख दिए जाए तो एक नंबर मिलता है। ये रख दे वैल्यू तो क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा, हमें रियल नंबर मिलेगा। और ये रियल नंबर का ही तो खेल है। रेनॉल्ड्स साहब ने बताया कि ये जो नंबर तुम्हें मिलेगा इसको कैलकुलेट करने से डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लो, डायमीटर ऑफ द ट्यूब थ्रू विच इट इज मूविंग और फ्लोइंग, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, इन सब का वैल्यू डालने तो एक रियल नंबर मिला। एक रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू अगर हमारा लेस देन 1000 है, लेस देन 1000 है, तो उस कंडीशन में अगर हमारा ऐसा हुआ, इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 1000 वैल्यू आया, तो हम लोग बोलते हैं क्या भाई, तो स्टीडी फ्लो है। लेस देन 1000 है तो क्या बोलते हैं, स्टीडी फ्लो है। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू ग्रेटर देन 2000 है, ग्रेटर देन 2000 है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि ये बिल्कुल टर्बुलेंट फ्लो है। ये क्या है भाई, बिल्कुल टर्बुलेंट फ्लो है। और इसके बीच में है, दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू ग्रेटर देन 1000 तो है, बट लेस देन 2000 है। अगर इस कंडीशन में है तो द फ्लो इज अनस्टेडी। अनस्टेडी मतलब अनस्टेबल बोल सकते हैं, मतलब ये कभी तो स्टेडी जैसा फ्लो करता है नज़र आता है, फिर नेक्स्ट सेकंड ही टर्बुलेंसी आ जाती है, तो कभी कुछ होता रहता है। मीन्स कुछ भी हम लोग फिक्स करके नहीं बोल सकते कि ये कैसा फ्लो है, क्योंकि इसमें टर्बुलेंसी एंटर हो जाती है, पार्शियल टर्बुलेंसी आ जाती है इस कंडीशन में, तो इसको स्टेडी फ्लो नहीं बोल सकते हैं। पार्शियल टर्बुलेंसी आ गई और इसमें तो बिल्कुल कंफर्म है कि हमेशा ही टर्बुलेंसी होता है अगर हमारा रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 2000 से ज़्यादा हो गया। अब कुछ बुक में आपको ये लिमिट 1000 2000 जो हमने लिखवाया है वो 2000 और 3000 भी लिखवा देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में हमारा 1000 2000 का है, इसलिए वही हम लोग लेके फॉलो करेंगे। ठीक है भाई, तो 2000 3000 भी कुछ स्कूल में कराए जा सकते हैं, तो आपके स्कूल में जो कराया जाएगा वही आप कर लेना, कोई बात नहीं है। लेकिन बेसिक बात जो था वो मैंने करा दिया। जो लोअर लिमिट होता है उससे कम हुआ तो हमारा स्टेडी फ्लो है, जो अपर लिमिट है उससे ज़्यादा हुआ टर्बुलेंट है, और इन बिटवीन द टू हुआ तो वो क्या होगा, तो अनस्टेबल फ्लो है। इसमें कुछ भी हम लोग फिक्स करके नहीं बोल सकते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर का ये इंपॉर्टेंस है। क्लियर है यहाँ तक? रेनॉल्ड्स नंबर बताता है भाई। अब देखो यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है भाई, स्पीड ऑफ फ्लो। अब डायमीटर तो तुम चेंज कर नहीं सकते भाई, जिस ट्यूब से फ्लो हो रहा है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बदल नहीं सकते भाई, डेंसिटी तुम चेंज कर नहीं सकते। हाँ, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। तो स्पीड कम ज़्यादा होने से हमारा क्या होगा, रेनॉल्ड्स नंबर चेंज होगा। अगर स्पीड हमारा कम है तो रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू कम होगा, मीन्स ज़्यादा स्टेडी वाला बिहेवियर मिलेगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ते जाएंगे, बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा भाई, तो टर्बुलेंसी आ जाएगा। सो ऐसा स्पीड जिससे ज़्यादा हो, इफ़ v ग्रेटर देन vc हो जाए, एक ऐसा स्पीड को क्रिटिकल स्पीड बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। जिससे ज़्यादा हो तो क्या होगा, टर्बुलेंसी आ जाएगी। क्या होगा, टर्बुलेंसी एंटर्स। और अगर हमारा स्पीड लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी हो, देन फ्लो विल बी स्टेडी, फ्लो इज स्टेडी। तो इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि भाई स्टेडी फ्लो है, रेगुलर फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। जैसे ही ये ज़्यादा हुआ तो कभी तुम्हें अगर निकालना पड़ गया है कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, तो रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू क्या करना, 1000 रख देना, क्योंकि 1000 के बाद ही स्टेडीनेस खो जाता है और टर्बुलेंसी एंटर कर जाता है। ठीक है, जो लोअर लिमिट है वो, तो 1000 रख करके और हम लोग रो इसको बोलेंगे क्रिटिकल स्पीड। जिस स्पीड पे ये रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो जाए, 1000 हो जाए, और डायमीटर यहाँ पे डिवाइडेड बाई एटा। इससे हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करके ला सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लिक्विड के लिए इस ट्यूब के थ्रू जब जा रहा है तो उसका क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, इन सब के वैल्यूज डाल दिए और इससे हमें कैलकुलेट हुआ, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं रेनॉल्ड्स नंबर का। यहाँ पे वीसी का वैल्यू क्या हो गया, तो रेनॉल्ड्स नंबर मल्टीप्लाइड बाई ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो रो इनटू डायमीटर। ये वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इससे हमें क्रिटिकल स्पीड का वैल्यू पता लग जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल स्पीड का मीनिंग समझ में आ गया। ज़्यादा करोगे टर्बुलेंसी आ जाएगा, क्रिटिकल स्पीड से कम रखोगे तो हमारा स्टेडी फ्लो होगा। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है।
चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भाई। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जब लिक्विड फ्लो करते हैं, अब हम लोगों को जो पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं स्टेडी फ्लो, क्योंकि अनस्टेडी फ्लो, इरेगुलर टर्बुलेंट फ्लो में तो कुछ होता ही नहीं है, रूल, कोई रूल है ही नहीं। तो हम लोगों को क्या पढ़ने हैं, तो वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो पढ़ने हैं। और जो लिक्विड आप पढ़ रहे हो, जिस लिक्विड का आप फ्लो पढ़ रहे हो, ठीक है, उस लिक्विड का फ्लो, देखो फ्लूइड्स चैप्टर का नाम है, लेकिन यहाँ पे गैस की हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते। 99% हम लोग यहाँ पे लिक्विड की बात करते हैं। गैस का अलग चैप्टर बना हुआ है भाई, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वहाँ गैस का ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ चैप्टर का नाम तो फ्लूइड है, बट इसमें 99% हमें पढ़ना है लिक्विड, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में जो लिक्विड हम लोग पढ़ रहे हैं, वो लिक्विड क्या है भाई, तो वो लिक्विड है नॉन विस्कस। कैसा है भाई, नॉन विस्कस, मतलब उसमें विस्कस फोर्स यानी फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। रोटेशनल फ्लो, रोटेशनल फ्लो भी होता है एक, स्टेडी और टर्बुलेंट के अलावा रोटेशनल फ्लो भी होता है। कभी कभी रिवर में देखा होगा, गोला गोला घुमाने लग गया, गोला गोला घुमाने लग गया व्हर्लपूल। तो इरोटेशनल फ्लो, मतलब वो तो पढ़ना ही नहीं है तुम्हें, इरोटेशनल। तो इरोटेशनल फ्लो नॉन विस्कस लिक्विड है, ठीक है। ऐसा ही लिक्विड हमें पढ़ने हैं और स्टेडी फ्लो के लिए पढ़ने हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि कभी भी ऐसे ट्यूब के थ्रू जब हमारा फ्लो हो रहा हो, ऐसे ट्यूब के थ्रू जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ A1 है, यहाँ A2 है, यहाँ स्पीड V1 है, यहाँ स्पीड V2 है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज रिजल्ट ऑफ मास कंजर्वेशन, इज रिजल्ट ऑफ मास कंजर्वेशन अप्लाइड इन फ्लूइड डायनेमिक्स। यहाँ पे मास ट्रांसफर पर यूनिट टाइम जो होगा, वही यहाँ पे भी मास ट्रांसफर पर यूनिट टाइम होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 पे देखो या A2 पे, मीन्स यहाँ पे अगर 2 kg पर सेकंड एंटर करेंगे तो 2 kg पर सेकंड इधर से निकलेंगे भी, क्योंकि इतने दूर का मास A1 से A2 के बीच में जितने भी मास हैं लिक्विड के, वो तो फिक्स है। मान लो 10 kg है भाई, तो 10 kg है, अब 2 आएंगे तो 2 जाने पड़ेंगे, तभी तो 10 kg का 10 kg मेंटेन होगा। सो इतने दूर का मास बिटवीन एनी टू क्रॉस सेक्शन मस्ट बी फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम ड्यूरिंग कंटिन्यूअस फ्लो। कंटिन्यूअस फ्लो मतलब पूरा ट्यूब भरा हुआ और ये फ्लो हो रहा है, ऐसा नहीं कभी कमी हो गई लिक्विड की, कभी ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा हो, ऐसे कंडीशन में जितने यहाँ से मास या वॉल्यूम बोलें कि वॉल्यूम ट्रांसफर पर यूनिट टाइम जो यहाँ A1 पे होगा, उतना ही वॉल्यूम ट्रांसफर पर यूनिट टाइम यहाँ A2 क्रॉस सेक्शन पे होगा। और जब इसको अप्लाई करते हैं भाई, कितना मास ट्रांसफर हो रहा है, कितना वॉल्यूम ट्रांसफर हो रहा है, तो वो होता है भाई, यहाँ पे अगर A1 पे देखें तो वो है A1V1 वॉल्यूम ट्रांसफर का रेट। अगर रो में मल्टीप्लाई कर दे तो मास ट्रांसफर पर यूनिट टाइम मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, ये है वॉल्यूम ट्रांसफर का रेट, रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ट्रांसफर का रेट मिल जाएगा। मीन्स ये वाला वैल्यू जो है वो ये है, और ये जो वैल्यू वॉल्यूम ट्रांसफर पर यूनिट टाइम है वो ये है ब्रैकेट वाला, ठीक है भाई, ये ब्रैकेट वाला है। और ये जो है हमारा ये टोटल वैल्यू है। सो ये पूरा का पूरा अगर मिला दें तो ये क्या है भाई, तो मास ट्रांसफर का रेट है। डेल्टा M बाई डेल्टा T जो हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं उस क्लास में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अभी तो मैं बस रिकॉल कर रहा हूँ। और ये A1V1 क्या है, वो वॉल्यूम ट्रांसफर का रेट है। A1V1 क्या है, वॉल्यूम ट्रांसफर का रेट है। इसलिए रो तो कैंसिल हो जाएंगे और क्या मिलेगा हमें, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मीन्स एरिया इंटू वॉल्यूम विल बी कॉन्स्टेंट। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V रहेगा। सो ज़्यादा एरिया है तो कम स्पीड होगा, यहाँ कम स्पीड होगा, कम एरिया है तो यहाँ ज़्यादा स्पीड होगा। इस तरह से चलता रहेगा। तो देखा ही होगा कि होली के टाइम में क्या करते हैं हम लोग, पिचकारी लेते हैं, पिचकारी में क्या करते हैं, इधर से पिस्टन, ऐसा है, इस तरह से रहता है भाई, इधर से पिस्टन लगाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे स्पीड हमारा मान लो 1 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। क्यों भाई, तो यहाँ के क्रॉस सेक्शन से यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 टाइम्स कम है। अगर यहाँ पे क्रॉस सेक्शन A है तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A/10 है, तो हम लोग बोलेंगे A1V1 इक्वल टू A2V2। तो यहाँ से 10 टाइम्स बढ़ भी जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा भाई, देखो यहाँ A1V1 मतलब A इंटू स्पीड है यहाँ पे 1, और यहाँ का है कितना भाई, तो A/10 है, A/10 है, तो यहाँ का स्पीड क्या होगा, V' निकालना चाहते हैं तो V' का वैल्यू क्या होगा, A कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा हमें, 10 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ जो होगा, जितना टाइम से एरिया कम होगा उतना टाइम से स्पीड बढ़ जाएगा, इसलिए ज़्यादा स्पीड से ये निकलता है भाई। यहाँ पे ज़्यादा स्पीड से निकलता है तो दूसरे को आप रेड कलर और ब्लू कलर और ग्रीन कलर डाल देते हो, अपने भाइयों को डाल देते हो भाई, ठीक है।
तो ये इसी प्रिंसिपल पे है, जहाँ भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहाँ स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। क्लियर है यहाँ तक? बताओ भाई। तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, बैकग्राउंड भी देख लिया और ये ज़रूर याद रखने हैं। नेक्स्ट जो आता है इसमें बर्नौलीज इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज इक्वेशन, इनका क्या कहना था भाई? तो ये है कि एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करें या वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करें हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स में, तो इससे एक रिजल्ट इक्वेशन निकल के आता है और वो इक्वेशन बर्नौलीज इक्वेशन है। अगर यहाँ A1 क्रॉस सेक्शन है और यहाँ पे V1 स्पीड है, यहाँ पे मान लो A2 क्रॉस सेक्शन है और यहाँ पे V2 स्पीड है, लिक्विड का कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है। लिक्विड का कैसा फ्लो है भाई? तो कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है लिक्विड का। तो इस कंडीशन में हम लोग एक इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये ग्राउंड लेवल है और यहाँ से ये वाला इस ट्यूब का मीन रेडियस जो है, मीन जो हाइट है वो हमारा यहाँ H1 है और यहाँ वाले का जो मीन हाइट है, ये नहीं कि ये वाले का हाइट है या ऊपर वाले का हाइट, नहीं भाई, मीन हाइट मतलब इसका सेंट्रल पार्ट का समझो हाइट H2 हो। तो हम लोग इसमें अगर वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं और डिराइव करके लाते हैं तो हमें जो इक्वेशन मिलता है उसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। यहाँ का प्रेशर है P1, यहाँ पे प्रेशर क्या है भाई? तो P1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1 और स्पीड है V1। यहाँ पे प्रेशर कितना है भाई? तो P2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, स्पीड V1 है। तो ये देखा गया है कि यहाँ का P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ का, तो वहाँ का प्रेशर प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिखते हैं। और यही हम लोग बोलते हैं कि इसका मतलब कि किसी भी पॉइंट के लिए P लिखो प्लस रो जी H लिखो प्लस हाफ रो V स्क्वायर लिखो, दिस मस्ट बी कांस्टेंट, दिस मस्ट बी कांस्टेंट। बिल्कुल भाई, ये कांस्टेंट होता है 3 का सम। कौन कौन 3 का सम भाई? तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये जरा ध्यान देना, ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी mgh डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करोगे तो यही तो डेंसिटी है, यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर और नीचे वॉल्यूम करेंगे तो मास अपन वॉल्यूम को डेंसिटी बोलेंगे। तो हाफ रो v स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड प्रेशर एनर्जी। प्रेशर को भी हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स में एनर्जी का फॉर्म मानते हैं। क्यों भाई? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होने से, प्रेशर में डिफरेंस, इधर से प्रेशर इधर से प्रेशर में डिफरेंस होता है तो वो मोशन करा देता है। मोशन करना मतलब डिस्प्लेसमेंट करा देता है। अगर कोई लिक्विड मॉलिक्यूल है यहाँ पे, इधर का प्रेशर कम इधर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो ये लिक्विड को इधर फ्लो करा देगा, इट मीन्स डिस्प्लेस करा देगा। सो प्रेशर भी हमारा डिस्प्लेस करके वर्क करने का कैपेसिटी रखता है और जिसको वर्क करने का कैपेसिटी है उसके पास एनर्जी है, उसके पास क्या है? एनर्जी है। इसलिए प्रेशर भी एनर्जी का यहाँ पे सोर्स समझते हैं। सो प्रेशर को भी एनर्जी हाइड्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। सो प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तीनों का सम एट एनी पॉइंट विल बी फिक्स्ड, कांस्टेंट है। 1 पॉइंट पे ये तीनों का सम करो, 2 पॉइंट पे तीनों का सम करो, 3rd पॉइंट पे करो, सब हमारा कांस्टेंट रहेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज इक्वेशन। और ये एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम और एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, इससे हमें मिलता है वो इक्वेशन। और इसका एप्लीकेशन और पढ़ने हैं भाई, ये तो बर्नौलीज इक्वेशन का फॉर्मेट मिला। अब इससे और पढ़ने हैं स्पीड ऑफ फ्लक्स, इसको हम लोग टॉरसलीज लॉ भी बोलते हैं, टॉरसलीज लॉ भी बोलते हैं। अगर मान लो हम लोग स्पीड ऑफ फ्लक्स की बात करें, एक वाटर टैंक है, ये क्या है भाई? ये तो ये वाटर टैंक है और इसमें रमेश टॉप फ्लोर पे रहता है और सुरेश भाई का यहाँ टैंक रखा हुआ है। लड़ाई होगी दोनों में, रमेश और सुरेश में, और रमेश ने बोला अच्छा पानी पी करके मेरे से लड़ते हो तो मैं तो टॉप फ्लोर पे हूँ भाई, तेरे टैंक में ही गोली मार दूंगा। तो इसने यहीं पे गोली मार दिया इसको जा करके। चल भाई, उसको हिम्मत था नहीं कि रमेश को जाके गोली मारे, टैंक को ही गोली मार दिया। इससे क्या हुआ? वाटर यहाँ से फ्लो करके निकलना शुरू हुआ और ये यहाँ पे जा करके फॉल कर रहा है भाई। तो ये यहाँ से जो हमारे लिक्विड निकल रहे हैं, वाटर निकल रहे हैं, उसका स्पीड होता है √2gh। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम लोग जो अप्लाई करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन, तो उससे ये मिलता है √2gh। h क्या है? तो ये वाला हाइट का डिफरेंस है। h क्या है भाई? तो ये हाइट का डिफरेंस है। हाइट कहाँ से? तो टॉप सरफेस से इस ऑरिफिस को, इसको हम लोग बोलते हैं ऑरिफिस या होल बनाया है, वहाँ पे पंक्चर किया है। तो ये h अगर हाइट पे है, h डेप्थ पे है, तो हमारा ये √2gh होता है। बर्नौलीज इक्वेशन यहाँ के लिए लिखोगे, बर्नौलीज इक्वेशन यहाँ के लिए लिखोगे तो काम हो जाएगा और ये प्रिंसिपल भी मिल जाएगा तुम्हें। इस प्रिंसिपल से ये इक्वेशन भी मिल जाएगा। अगर यहाँ पे बोले तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पे बोले तो क्योंकि ये होल बना दिया है तो ये भी क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ लिखेंगे तो लिखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस √gh। अगर ये जीरो लेवल
समझते हैं जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे हमें रो जी एच लिखने पड़ेंगे। तो रो जी एच प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर, अगर यहाँ पे स्पीड है v1 और ये स्पीड मान लो है v2, ये स्पीड क्या है मान लो है v2, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इधर का प्रेशर, तो इधर का प्रेशर क्योंकि ये एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर है इसलिए यहाँ पे भी प्रेशर क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस क्या हो जाएगा रो जी एच टू जीरो हो जाएगा क्योंकि एच हमारा जीरो है, उसी हाइट पे है, जो ऑरिफिस है होल है उसी के लेवल पे हमने जीरो लेवल लिया है, तो प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से देखो v1 क्योंकि a1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a2, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो कहता है a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, तो a1 जो वेरी वेरी ग्रेटर देन a2 है तो हम लोग बोल सकते हैं कि v1 इज वेरी वेरी लेस देन v2, v1 क्या है वेरी वेरी लेस देन v2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑरिफिस का तो वेरी स्मॉल होता है, टैंक का क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसा हो गया। इसलिए ये जो v1 है वो वेरी वेरी लेस है, तो ये वाला ऑलमोस्ट क्या है जीरो है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल हो जाएगा और इधर बच जाएगा रो जी एच और इधर बच जाएगा हाफ रो v2 स्क्वायर और रो कैंसिल हो जाएगा और v2 का वैल्यू मिल जाएगा कितना, तो अंडर रूट 2gh। यही होता है स्पीड ऑफ फ्लक्स, कई बार आ जाता है। जो फॉर्मूला याद रखने हैं और इसको मैंने छोटा सा था फॉर्मूला या बैकग्राउंड भी दिखा दिया। क्लियर है यहाँ तक? इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ ए फ्लक्स। बाकी क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ दिया जाता है कि भाई ये वाला वैल्यू बता दो, डेल्टा एक्स का वैल्यू बता दो, तो डेल्टा एक्स जल्दी से पॉज लगा करके निकाल लो भाई, जल्दी से पॉज लगा करके ये डेल्टा एक्स का वैल्यू निकाल लो। ठीक है भाई, तो ये डेल्टा एक्स का वैल्यू हम लोग निकालना चाहेंगे तो इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? तो डेल्टा एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं किससे भाई, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल था जिसमें ऊपर हम लोग थ्रो कर देते हैं इतनी स्पीड से, तो ये अगर h हाइट है, ये हाइट कितना है, तो टोटल हाइट अगर h था, टोटल हाइट h था, इसमें से ये h है अगर, तो ये h माइनस h बच गया ये। ठीक है भाई, तो इसको जितना हाइट जाना होता है ग्राउंड पे स्ट्राइक करने से पहले, तो याद होगा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो अंडर रूट ट्वाइस h बाई जी होता है, ट्वाइस s बाई जी होता है। तो s कितना इसको कवर करने हैं, तो h, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2 इंटू एच माइनस स्मॉल h डिवाइडेड बाई जी, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगा, तो u इंटू ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। सो डेल्टा एक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल में रेंज। इस डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन का स्पीड कितना, तो अंडर रूट 2gh और मल्टीप्लाइड बाई ये टाइम, तो वो कितना है भाई, तो अंडर रूट 2 इंटू एच माइनस एच डिवाइडेड बाई जी। ठीक है भाई, अब इसको हम लोग चाहें तो ये रेंज इजीली निकाल सकते हैं। अंडर रूट क्या हो जाएगा, तो ये 2 बाहर चला जाएगा क्योंकि दो में है 2 बाहर चला गया और ये हो गया h इंटू एच माइनस एच, जी तो कैंसिल हो गया। मीन्स ये ध्यान देना, ये है डेप्थ जहाँ पे होल था और ये है हाइट फ्रॉम द बॉटम जहाँ होल था। मीन्स होल का टॉप से डेप्थ और इधर हाइट मल्टीप्लाई करो, रूट अंडर लगाओ और 2 कर दो मल्टीप्लाई, ओवरऑल तुम्हें रेंज मिल जाएगा। तो ये सब तो खैर काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया, ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे काम बस स्पीड ऑफ फ्लक्स अंडर रूट 2gh होगा। और अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कंपेरेबल होने लग जाए तो फिर यही इक्वेशन तुम्हें बताएगा ऐसे कंडीशन में दिस v1 स्क्वायर जो है वो नेग्लिजिबली स्मॉल नहीं होगा, ऑलमोस्ट जीरो जैसा नहीं होगा, तो उस कंडीशन में v1 के टर्म में आएगा। इक्वेशन ऑफ बर्नौली तो हम लोग अप्लाई कर ही सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पे चले हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है भाई, तो डायनेमिक लिफ्ट एरोप्लेन रनवे पे मूव करता है और लिफ्ट कर जाता है भाई, लिफ्ट कर जाता है। तो एरोप्लेन का डायनेमिक लिफ्ट वो कैसे होता है, वो भी बर्नौलीज थ्योरम का यूज़ करता है भाई। तो एरोप्लेन होता है भाई, एरोप्लेन होता है जिसमें कि इस तरह से ब्लेड्स लगे होते हैं भाई। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक को अगर हम लोग काउंट करें तो इसका शेप इस तरह का होता है, इसका शेप इस तरह का होता है भाई, इस तरह का ब्लेड है, इसका शेप है ऐसा कि जब हमारा ये स्ट्राइक करता है, क्या स्ट्राइक करता है भाई, तो जब हमारा स्ट्राइक करता है एयर, तो यहाँ पे इस तरह से है ये कि एयर जो स्ट्राइक करता है वो यहाँ वाला यहाँ से निकलेगा, यहाँ वाला यहाँ से निकलेगा, यहाँ वालों को भी ये यहाँ से निकालेगा, यहाँ वाले को भी यहाँ से निकालेगा, यहाँ वाला यहाँ से निकलेगा। इट मीन्स इतने दूर को कैप्चर करके, इतने दूर के एयर मॉलिक्यूल्स को कैप्चर करके इतने दूर में निकालता है। सो यहाँ पे A1 V1 इज इक्वल टू A2 B2 अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम है जहाँ से इतने एयर को निकलने हैं, तो कम क्रॉस सेक्शन एरिया होने से यहाँ का स्पीड बढ़ जाता है, यहाँ हाई स्पीड हो जाता है और इधर क्या रहता है भाई, रिलेटिवली लो स्पीड रहता है। इधर हाई स्पीड, इधर लो स्पीड। और हमें पता है भाई कि P प्लस रो जी एच, देखो P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो भी स्क्वायर क्या होना होता है, कांस्टेंट होना होता है। क्या होना होता है भाई, ये कांस्टेंट होना होता है। तो यहाँ देखो
कि रो जी एच अगर हम लोग ग्राउंड लेवल से ये जो विंग है एरोप्लेन का विंग है इसका लोअर लेवल और टॉप लेवल का कोई खास डिफरेंस हाइट में नहीं होता है, इसलिए ये हमारा काउंटलेस है, इसको यहाँ काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से क्या पता लगता है भाई कि यहाँ पे विंग के जस्ट बिलो और एबव की बात करें तो जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों का सम रहने हैं कांस्टेंट, इसको तो काउंट करने की ज़रूरत है नहीं। तो हायर स्पीड मीन्स लो प्रेशर, हायर स्पीड मीन्स लो प्रेशर, तो ऊपर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, और लोअर स्पीड मीन्स हाई प्रेशर हो जाएगा। मीन्स इस विंग पे अगर बात करें तो ये लोअर पोर्शन पे हमारा हाई प्रेशर है, इधर हाई प्रेशर है, इधर क्या है भाई, तो लो प्रेशर है। अब इस पे हम लोग इसका एरिया अगर हमारा ए है तो इधर हाई प्रेशर से फोर्स लगेगा, इधर लो प्रेशर से फोर्स लगेगा डाउनवर्ड में, तो नेट जो फोर्स हो जाएगा वो होगा लिफ्टिंग फोर्स। वो कितना हो जाएगा, तो पी हाई इंटू एरिया ऑफ द विंग और माइनस पी लो इंटू एरिया ऑफ द रिंग, इट मीन्स पी हाई माइनस पी लो, प्रेशर डिफरेंस इंटू एरिया ऑफ द विंग। और जिस तरह से इधर वाले विंग पे लग रहा फोर्स, वैसे ही उधर वाले विंग पे अगर इस पे 1000 न्यूटन लग रहा है तो इस पे भी 1000 न्यूटन, इस पे 5000 लगा तो इस पे 5000, तो बैलेंस हो करके और यही लिफ्टिंग फोर्स काम करता है। इस लिफ्टिंग फोर्स ये एक विंग पे हमने कैलकुलेट किया, सेम फोर्स विल भी वहाँ भी दूसरे विंग पे भी होगा, और उस तरह से बैलेंस्ड वे में एरोप्लेन का लिफ्टिंग होता है ड्यू टू बर्नौलीज इक्वेशन। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हाई स्पीड ऊपर मेंटेन हो गया। क्लियर है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है भाई। विस्कोसिटी एंड विस्कस फोर्स, तो विस्कोसिटी क्या होता है, तो हर लिक्विड का प्रॉपर्टी है भाई विस्कोसिटी, हर लिक्विड का प्रॉपर्टी कि जब भी ये फ्लो करेगा तो एडजेसेंट लेयर में जिनमें भी वेलोसिटी डिफरेंस होगा उनमें फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा, फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, और ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो विस्कस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, विस्कस फोर्स बोलते हैं। मतलब मान लो एक रिवर की बात करें तो इसका ज़्यादा स्पीड, इसका और ज़्यादा, इसका और ज़्यादा, इसका टॉप लेयर को मैक्सिमम स्पीड होता है, बॉटम वाले को ऑलमोस्ट जीरो स्पीड होता है। तो अगर ये वेलोसिटी मान लो यहाँ वाले को v है, इस डेप्थ वाले को, और इस वाले को v प्लस डेल्टा v है, तो इन दोनों में जो डेप्थ का डिफरेंस है वो अगर डेल्टा x है तो वेलोसिटी में डिफरेंस पर यूनिट डेप्थ, इसको हम लोग बोलते हैं क्या भाई, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, जरूर नाम सुना होगा। क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। अब इस लेयर और इस लेयर जो भी आसपास में जो कांटेक्ट में होते हैं उनमें वेलोसिटी ग्रेडियंट कुछ तो होगा, dv बाई dx, समझो छोटा सा डेप्थ में छोटा सा डिफरेंस इन वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये देखा गया है कि इनमें जो विस्कस फोर्स, जो दो कॉमन लेयर्स होंगे उनमें जो विस्कस फोर्स होता है वो होता है प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, और ये प्रोपोर्शनल टू कॉमन एरिया भी होता है। जो एरिया कॉमन होगा उसके भी प्रोपोर्शनल होगा। और ये दो मान लो ऐसा हम लोग दो लिक्विड ले लें जिसका कि एरिया भी सेम है, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी सेम है, और फिर भी इन दोनों में फ्रिक्शन फोर्स यानी विस्कस फोर्स अलग अलग है, क्योंकि थर्ड फैक्टर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आता है। ये दोनों का डिफरेंस मीन्स फाइनली जो हमारा फॉर्मूला बनता है विस्कस फोर्स का वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। हर लिक्विड का अपना अपना प्रॉपर्टी है ये, और वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा और एरिया कॉमन क्या होगा, ये बनता है विस्कस फोर्स फॉर फ्लोइंग फ्लूइड हैविंग सम वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा तो ये विस्कस फोर्स काम करेगा, क्योंकि जहाँ भी वेलोसिटी डिफरेंस आएगा वहाँ पे विस्कस फोर्स यानी फ्रिक्शन फोर्स ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो इज नोन एज विस्कस फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो, और एडजेसेंट लेयर एक लेयर पे दूसरा लेयर इसके रिलेटिव में मूव करना चाहेगा तो नीचे वाला लेयर इस पे बैकवर्ड में फोर्स लगाएगा कॉल्ड विस्कस फोर्स, जो कि और वेलोसिटी को कम करना चाहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्लियर है यहाँ तक। इससे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट और डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला जरूर याद रखने हैं, इस फॉर्मूला पे हम लोगों को क्वेश्चन आएगा तो वहाँ अप्लाई करेंगे, और विस्कस फोर्स का वैल्यू पता लगे गया। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एनी फ्लूइड ड्यूरिंग फ्लो एक्सर्ट्स फोर्स ऑन ईच अदर, इंटरमोलिकुलर फोर्स डेवलप होता है, और उसके चलते कोई भी मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुदा होना चाहे, अलग होना चाहे, इसके रिलेटिव में इसको छोड़ करके ये 2 मीटर पर सेकंड जा रहा था दोनों बेचारा, और ये 3 करके बाहर निकलना चाहिए, इससे अवे जाना चाहेगा तो ये 2 मीटर वाला पर सेकंड वाला, 2 मीटर पर सेकंड वाला 3 मीटर पर सेकंड वाले को बोलेगा क्यों जा रहे हो छोड़ करके, इतना दिन साथ चला था। तो ऐसा फोर्स जो होता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बनता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स। और इसी से रिलेटेड है हमारा भाई क्या, तो स्टोक्स लॉ। स्टोक्स साहब कहते हैं कि जब भी हमारा कोई स्फेरिकल बॉडी होगा और वो किसी फ्लूइड से अगर मूव कर रहा हो v वेलोसिटी से, इसके थ्रू जा रहा हो चाहे फॉल कर रहा हो, फॉर एग्जांपल रेन ड्रॉप, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, रेन ड्रॉप जब फॉल कर रहा हो एटमॉस्फेयर से, क्या हो एटमॉस्फेयर के थ्रू ये फॉल कर रहा है मान लो v स्पीड से, और इसका रेडियस है r, स्फेरिकल है रेडियस r, तो स्टोक्स साहब का
कहना था कि विस्कस फोर्स जो इस पे लगेगा, क्या लगेगा, विस्कस फोर्स जो लगेगा वो लगेगा 6 पाई आर एटा इंटू वी। ये होगा इस पे विस्कस फोर्स, जितना फोर्स लगेगा ये अगल बगल वाले मॉलिक्यूल्स के थ्रू उसको हटाता हुआ और निकलेगा, तो हटाता हुआ निकलेगा जो, तो ये मॉलिक्यूल इसको बोलेगा अरे आ ही गए हो तो भाई साथ चलेंगे, तो नहीं भाई ये तो हाई स्पीड में जाएगा, तो ये इस पर ड्रैगिंग फोर्स लगाएगा, बैकवर्ड में ये सारे ड्रैगिंग फोर्स लगाएंगे, ये हाई स्पीड से निकलना चाहे तो ड्रैगिंग फोर्स जो कि विस्कस फोर्स बन के आता है वो कितना है, तो 6 पाई आर एटा भी है, आर क्या है रेडियस ऑफ द स्फीयर, एटा क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड थ्रू विच द बॉल इज मूविंग, और भी है हमारा जितना स्पीड से ये मूव कर रहा है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला बोलते हैं, क्योंकि इसको डिराइव हम लोग थ्योरेटिकली नहीं करते हैं, स्टोक्स साहब ने ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ये फॉर्मुलेट किया था। हाँ, इसको डिराइव करने के लिए तुम डायमेंशनली जरूर डिराइव कर सकते हो, और डायमेंशनली डिराइव करने में तो आप एक्सपर्ट हो। क्या करेंगे भाई, तो रेडियस का पावर a समझ लेंगे या x समझ लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ बीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसका पावर y समझ लेंगे, स्पीड का पावर z समझ लेंगे, और ऐसा हम लोग फॉर्मूला बना लेंगे x y z डायमेंशन समझते हुए। और इसके अकॉर्डिंगली जब इधर का MLT के फॉर्म में लिखोगे, इसको भी MLT में लिखोगे और कंपेयर करके x y z का वैल्यू निकालोगे, x भी आएगा 1, y भी आएगा 1 और z भी आएगा 1, और तीनों जब 1 आ जाएगा तो विस्कस फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो कांस्टेंट टाइम्स आर एटा वी, सबका पावर कितना 111, तो इससे मिल जाएगा। बाद में एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू आता है k का वैल्यू 6 पाई 6.2, ये 6 पाई का वैल्यू आता है, इसलिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का कांस्टेंट जो है वह रख देंगे, और फाइनली स्टोक्स आपका फॉर्मूला बन गया। स्टोक्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेनेवर एनी स्फेरिकल बॉडी मूविंग थ्रू द लिक्विड और फ्लूइड, गैस हो कुछ भी हो, तो ये सारे यूज होंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्पीड और रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, इस तरह से हम लोग स्टोक्स आपका फॉर्मूला भी यूज करेंगे। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक और होता है टर्मिनल वेलोसिटी। अभी जो रेन ड्रॉप की बात कर रहे थे, तो रेन ड्रॉप का होता क्या है कि जहां ये क्लाउड से चलता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, लेकिन जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में जाता है भाई, तो थोड़े टाइम के बाद ये टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब जो इनिशियली तो एक्सेलरेट हो, वेलोसिटी बढ़ता जाए, वेलोसिटी बढ़ता जाए, वेलोसिटी बढ़ता जाए, और बाद में सर्टेन टाइम के बाद अब वेलोसिटी बढ़ना बंद हो गया, अब सेम वेलोसिटी, पहले तो ये 0 मीटर पर सेकंड था, अब 2 मीटर पर सेकंड हुआ, फिर 20 मीटर पर सेकंड हुआ, फिर 30 मीटर पर सेकंड हुआ, लेकिन इसके बाद बढ़ना बंद हो गया, 30 मीटर पर सेकंड से ही अब जा रहा है। तो ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है इसी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, नॉन जीरो, लेकिन यहाँ आकर के एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया, मींस अब फर्दर वेलोसिटी का कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, फर्दर वेलोसिटी का कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग में इंक्रीमेंट हुआ, ऐसा कोई वेलोसिटी जो कि इनिशियली इंक्रीमेंट हो और फाइनली वो कांस्टेंट बन जाए, दैट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि ये टर्मिनेट कर गया। वेलोसिटी का वेरिएशन अगर देखोगे तुम टाइम के साथ, अगर देखो वेरिएशन, तो टाइम के साथ ये ऐसे बढ़ता जा रहा था, 0 से बढ़ते बढ़ते, और फाइनली आकर के ये कांस्टेंट हो गया, टर्मिनेट हो गया वेलोसिटी। तो दिस वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। और ये टर्मिनल वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आता है वो कितना आता है भाई, तो वो एक्सप्रेशन आता है 2/9 रो माइनस सिग्मा आर स्क्वायर जी अपॉन एटा। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी का मीनिंग समझ गए। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, क्यों आता है ऐसा, कि यहाँ पे जो वेट काम करता है और यहाँ पे बायोन फोर्स जो अपथ्रस्ट होता है, और स्टार्टिंग में तो यही 2 फोर्स होते हैं, ये वेट ज़्यादा रहता है और बायोन फोर्स कम, तो इसलिए ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट होता है, नेट फोर्स है इसलिए एक्सेलरेशन है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही बढ़ता है ये स्पीड गेन जैसे ही करता है, तो यहाँ पे क्या आने लगता है, विस्कस फोर्स। कौन सा भाई, तो यही ड्रैगिंग फोर्स 6 पाई आर एटा वी। ये जो ड्रैगिंग फोर्स यहाँ आने लग गया, विस्कस फोर्स 6 पाई आर एटा वी। जैसे जैसे स्पीड बढ़ता जाता है ये विस्कस फोर्स भी बढ़ता जाता है। मान लो पहले ये 10 न्यूटन था और ये 30 न्यूटन था, तो डिफरेंस था इसलिए एक्सेलरेट कर रहा था, लेकिन बाद में ये तो 10 ही रहेगा, ये 30 रहेगा, लेकिन ये वाला पहले हमारा 10 फिर हमारा 15, तो 15 और 10 25 हुआ, ये 30 है तो फिर भी एक्सेलरेट होगा, फिर ये हमारा अब 18 हो गया, 18 और 10 28, लेकिन 30 है फिर भी एक्सेलरेट करेगा, स्पीड और बढ़ेगा, तो ये हमारा विस्कस फोर्स और बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते ये 20 हो गया और 10 हमारा ये हो गया, 20 और 10 मिलकर 30 हो गया, ये 30 वेट को काउंटर बैलेंस कर लिया। अब फर्दर इंक्रीमेंट वेलोसिटी का नहीं हुआ क्योंकि एक्सेलरेशन हो गया 0। मींस यहाँ पे जब ये टर्मिनल वेलोसिटी गेन हो जाता है तो उस कंडीशन में जो भी हमारा ये mg फोर्स है, दिस इज काउंटर बैलेंस्ड बाय बायोन फोर्स और प्लस ये विस्कस फोर्स। ठीक है, और इसी का इक्वेशन जब लिखेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब बता दो जरा, हम लोग अगर लिखना चाहें यहाँ पे तो लिख सकते हैं। देखो वेट फोर्स कितना लगेगा, तो वेट फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे ना भाई, वेट फोर्स इज इक्वल टू बायोन फोर्स और प्लस विस्कस फोर्स। वेट फोर्स कितना लिखोगे, तो रो अगर इस है इस लिक्विड का ये डेंसिटी, ये लिक्विड का डेंसिटी क्या है, रो है, और जो मीडियम है उसका डेंसिटी है सिग्मा। ठीक है,
तो ये हो गया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू इंटू जी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू बाउंड फोर्स कितना, अप थ्रस्ट, तो वो भी भाई 4/3 पाई आर क्यू हमारा फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रखा है, एयर को डिस्प्लेस कर रखा है, तो यहाँ भी लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू इंटू सिग्मा इंटू जी। ये हो गया अप थ्रस्ट और ये हो गया 6 पाई आर एटा इंटू वी टी। टर्मिनल वेलोसिटी होने के बाद यही फोर्स, ये अब दोनों मिलकर के इसको काउंटर बैलेंस कर लिए, यहीं से हम लोग वी टी का वैल्यू निकालते हैं, तो ये वी टी का वैल्यू ये मिलता है 2/9 रो माइनस सिग्मा आर स्क्वायर जी अपॉन एटा। तो ये याद रखने हैं, टर्मिनल वेलोसिटी का मीनिंग समझ गए। एनी वेलोसिटी आफ्टर इनिशियल एक्सेलरेशन इंक्रीजेज एंड फाइनली इट टर्मिनेट्स एट सर्टेन वैल्यू, और वो कांस्टेंट बन जाता है। उस कंडीशन में नेट एक्सेलरेशन 0, नेट फोर्स 0। तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो गया, जितना डाउनवर्ड फोर्स उतना ही नेट अपवर्ड फोर्स। इस तरह से टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ले आते हैं हम लोग। ठीक है भाई, और इससे रिलेटेड एक और है पॉसुलिस लॉ। वो क्या है, तो भाई किसी ट्यूब के थ्रू जब फ्लो होता है तो पॉसुलिस लॉ ये है भाई कि प्रेशर में डिफरेंस होगा, तो ये यहाँ लिक्विड फ्लो होंगे, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ट्रांसफर पर यूनिट टाइम ये होगा। लिखते भी चलना है साथ साथ भाई। तो वो क्या होता है, पाई आर 4 प्रेशर डिफरेंस अपॉन 8 एटा एल। प्रेशर डिफरेंस क्या है, यही प्रेशर डिफरेंस है हमारा P1 माइनस P2। P1 माइनस P2 इज द प्रेशर डिफरेंस। इसको हम लोग प्रेशर हेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, तो इसको प्रेशर हेड भी बोलते हैं, डिफरेंस इन द प्रेशर। पाई R4 R है इस रेडियस ऑफ द ट्यूब, और एटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग, और एल है लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो ये फॉर्मूला है रेट ऑफ वॉल्यूम ट्रांसफर थ्रू द लिक्विड ऑफ थ्रू द ट्यूब ऑफ लेंथ L एंड प्रेशर डिफरेंस जो कि मेंटेन्ड है P1 एंड P2। तो प्रेशर डिफरेंस है P1 माइनस P2। तो ये है रेट ऑफ वॉल्यूम ट्रांसफर। क्या है ये, रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ट्रांसफर। ठीक है, ये भी आप लिख लेंगे, अच्छा रहेगा। फॉर्मूला कभी भी यूज करने पड़ सकते हैं जब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर है, प्रेशर डिफरेंस है ये, रेडियस ऑफ द ट्यूब है, एटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, लेंथ ऑफ द ट्यूब है। क्लियर है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। छोटा सा और पॉइंट हम लोगों को अब क्लियर करने हैं सरफेस टेंशन के। तो सरफेस टेंशन भी हर लिक्विड का वो प्रॉपर्टी है जिसके चलते कोई भी लिक्विड अपने सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने का टेंडेंसी रखता है। अगर हम लोग मान लो एक बकेट लें और इसमें वाटर ले लिए, और उस पे अगर हम लोगों ने इस वाटर में एक हम लोग मान लो 2 मैच स्टिक रखते हैं, 2 मैच स्टिक रखते हैं जेंटली, उसके बाद पंक्चर करते हैं तो देखते हैं दोनों मैच स्टिक भाग जाता है। जैसे नीडल से हमने यहाँ पे पंक्चर किया तो दोनों ये अवे चले जाते हैं। मीन्स इधर का जो सरफेस एरिया, इधर का सरफेस एरिया अपने को मिनिमाइज करने के चक्कर में ये अवे चले जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। अब मान लो हमने कोई सोप सोल्यूशन में इस तरह का फ्रेम को डिप कर दिया, इस तरह का वायर का फ्रेम हमने बनाया, मेटेलिक वायर का, और उसको सोप सोल्यूशन में, जैसे सोप सोल्यूशन में हम लोग सर्फ सोल्यूशन में मान लो हाथ डाले और ऐसे ऐसे अरेंज करने के बाद निकालते हैं तो 2 फिंगर्स के बीच में फिल्म आ जाते हैं, या बबल फूंक मारते हैं तो उसके में भी फिल्म बनता है, वो बबल बनता है। वैसा ही फिल्म हमारा इसमें भी, अगर ये छोटा सा बिल्कुल छोटा सा, ये मान लो 1 सेंटीमीटर भी नहीं है, 0.2 सेंटीमीटर ये है इसका लेंथ, और ऐसा फ्रेम हम लोग बना करके ये स्लाइडर के साथ अगर डालते हैं, सोप सोल्यूशन निकालते हैं तो यहाँ फिल्म बन जाता है, यहाँ पे। और अगर स्लाइडर को इस पर स्लाइड करने के लिए रिलीज कर दो, फोर्स ना लगाओ, इसको रिलीज कर दो, देखोगे कि ये अपने आप ऐसे यहाँ पे पहुँच जाएगा। क्यों भाई, कि ये जो सरफेस एरिया है वो इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है भाई, इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। जस्ट लाइक कि कोई बैलून का सरफेस हो, बैलून मान लो, बैलून हमने बर्थडे हुआ, बैलून गिरा हुआ बहुत सारे मिल जाते हैं, तो उसमें बैलून उठाया एक, और उठा करके इसको फिक्स्ड वायर पे हमने इधर से एक स्लाइडर रख लिया और यहाँ से इसको फैला करके और इस पर कर दिया। अब जब स्लाइडर को पकड़ कर रखोगे तो ये फैला हुआ रहेगा, अगर जैसे रिलीज करोगे तो ये बैलून जो स्ट्रेच था वो वापस आएगा और इसको यहाँ ले आएगा। मीन्स जिस तरह से बैलून के सरफेस स्ट्रेच्ड होते हैं, वैसे ही हर लिक्विड का आउटर सरफेस भी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। इस टेंडेंसी को हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। मीन्स सरफेस ऑफ, टॉप सरफेस, आउटर सरफेस ऑफ एनी लिक्विड इज इन टेंशन, टेंशन में रहता है भाई, स्ट्रेच्ड कंडीशन। जैसे स्ट्रिंग में टेंशन आता है, वैसे ही इसमें बैलून के सरफेस लाइक एन इलास्टिक मेम्ब्रेन। कैसा भाई, तो इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह, इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह ये बिहेव करता है, बैलून की तरह बिहेव करता है। किस तरह से भाई, तो बैलून की तरह ये बिहेव करता है। ठीक है, इसमें हम लोग देखो इसका वैल्यू, ये तो मीनिंग आप सीबीएसई क्लास में बहुत ज़्यादा आप
डिटेल में समझते हैं। फिलहाल ये है कि अगर हम लोगों ने कोई लिक्विड इक्विलिब्रियम में लिया, इसका एल लेंथ अगर हम लोग इमेजिन करते हैं तो इधर से स्ट्रेचिंग फोर्स लगेगा, इधर से स्ट्रेचिंग फोर्स लगेगा। तो ये जो कॉमन स्ट्रेचिंग फोर्स, क्योंकि भाई ये वैल्यू सेम रहेगा तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो कोई भी इक्विलिब्रियम में लिक्विड है उसके टॉप सरफेस पे एक लाइन इमेजिन करें एक लाइन, तो इस पे जरूर दोनों तरफ से सेम फोर्स लगा होगा। बैलून के टॉप सरफेस पे अगर एक लाइन पेन से ड्रॉ कर दें, उसको अगर हम लोग इमेजिन करें तो इधर से स्ट्रेचिंग फोर्स इधर से स्ट्रेचिंग फोर्स सेम होगा, तभी तो ये पेन वाला लाइन दिख रहा है और वो इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है। तो ये स्ट्रेचिंग फोर्स और ये एल लेंथ का अगर लाइन हो तो स्ट्रेचिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज वैल्यू ऑफ द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का वैल्यू स्ट्रेचिंग फोर्स पर यूनिट इमेजिनरी लेंथ ऑन द टॉप सरफेस, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन और लिक्विड सरफेस ऐसा बोल सकते हैं। तो ये होता है और इसका एक और फॉर्मूला बनता है, वो क्या होता है, तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट सरफेस एरिया। चलो इसकी भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए यह है कि कोई भी बैलून के सरफेस पे अगर एल लेंथ का लेते हो, वायर का लेंथ इमेजिन करते हो, मान लो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, उसका लेंथ अगर एल है और इधर से फोर्स अगर एफ लग रहा है, इधर से भी एफ लग रहा है, तो एफ डिवाइडेड बाई लेंथ विल बी द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन फॉर दिस लिक्विड। क्लियर है यहाँ तक? सरफेस टेंशन का मीनिंग तो समझ में आ गया। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जो कि सरफेस टेंशन का ये टेंडेंसी कि ये मिनिमाइज करना चाहता है अपने सरफेस एरिया को, ये हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं और अपने पढ़ाई होगा खूब। चलिए अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, तो अभी मैंने बताया वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुक में टी से, तो वो होगा स्ट्रेचिंग फोर्स पर यूनिट इमेजिनरी लेंथ ऑन द टॉप सरफेस, दैट इज मेम्ब्रेन की तरह जो काम करता है, या फिर सरफेस एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट सरफेस एरिया। सरफेस एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट जो हमारा एनर्जी स्टोर होगा। इस बात को समझने के लिए जरा हम लोग समझेंगे, इस बात को समझने के लिए ऐसा वाला जो हमने अभी बताया, ये स्लाइडर ले लिया, ये फिल्म बन गया और ये स्लाइडर को अगर रेस्ट में यहाँ रहना है तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा भाई? अगर इस लिक्विड जिसका फिल्म बना हुआ है, तो इसका सरफेस टेंशन वैल्यू अगर एस है तो ये एल लेंथ का अगर स्लाइडर कितना हो एल लेंथ का, तो इधर से जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा भाई? तो स्लाइडर पे जो फोर्स लगेगा वो इधर फोर्स लगेगा एस इंटू एल, क्योंकि भाई सरफेस टेंशन का वैल्यू होता है फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स इज इक्वल टू एस इंटू लेंथ। बिल्कुल ठीक है भाई। तो इधर एस इंटू एल लगेगा और इस फिल्म में लिक्विड फिल्म होता है तो उसका 2 फ्री सरफेस होता है, तो इधर भी एक मेम्ब्रेन है। लिक्विड फिल्म का मतलब क्या हुआ? लिक्विड फिल्म का मतलब क्या हुआ भाई? तो लिक्विड फिल्म का मतलब ये है कि एक सरफेस इधर से ये वाला सरफेस और एक सरफेस उधर से वो वाला सरफेस, बीच में है लिक्विड फिल्म का मतलब हो गया 2 फ्री सरफेस। फिल्म का मतलब क्या हुआ? 2 फ्री सरफेस। 2 फ्री सरफेस है कि इधर है मीन्स लिक्विड है, ये बीच में लिक्विड है, इधर हमारा एयर है, ये वाला बाउंड्री है और बीच में ये लिक्विड है, फिर इधर भी एयर है और ये है समझो हमारा ये फिल्म। तो लिक्विड में 2 फ्री सरफेस है, इधर से एयर लिक्विड और इधर से भी एयर लिक्विड और बीच में क्या है? पूरा लिक्विड है। तो उस तरह से ये लिक्विड जो है इधर से एस इंटू एल फोर्स लगा, तो उधर का जो फ्री सरफेस है, अब यहाँ पे मान लो है तो एस एल इधर से लगा, तो एस एल इधर वाले पे भी तो लगेगा, ये भी एल लेंथ का है। तो एल लेंथ का ये जो स्लाइडर है जिसके दोनों तरफ यहाँ पे मेम्ब्रेन है, तो एस एल इधर से लगेगा, एस एल इधर से लगेगा, मीन्स एक्सटर्नल फोर्स 2 टाइम्स एस एल लगाओगे तभी इसको इक्विलिब्रियम में रख पाओगे, इतना लगाओगे। अब यही फोर्स लगा करके थोड़ा सा अगर हम लोग इसको स्लाइडर को स्लाइड कर दें तो उससे ये वर्क करेगा। कितना वर्क करेगा भाई? तो DW वर्क करेगा। कौन? यही एक्सटर्नल फोर्स। कितना वर्क करेगा? तो 2SL फोर्स लगाया और DX से डिस्प्लेसमेंट कराया उसी डायरेक्शन में जिधर फोर्स लगाया, तो ये 2SL इंटू DX, ये जो वर्क डन किया वही हमारा एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो दिस वर्क डन जो है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी, स्टोर हो जाता है किसमें? इन द न्यू सरफेस। तो कुछ बना भाई, न्यू सरफेस भी तो कुछ बना। क्या बना भाई? तो न्यू सरफेस हमारा क्या बन गया बताओ? अगर हमने वर्क किया और इसका थोड़ा सा dx लेंथ अगर हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, कितना dx लेंथ इसको हमने डिस्प्लेस किया है, तो dx डिस्प्लेस करने से जो वर्क किया हमने वो कहाँ गया भाई? तो तुम्हारे वर्क करने से इतना लिक्विड फिल्म तो था, लेकिन ये वाला लिक्विड फिल्म तो पहले नहीं था, वो तो अब आया है भाई छोटा सा dl लेंथ का फिल्म। तो वो dl लेंथ में जो सरफेस बना लिक्विड का सरफेस वो तुम्हारे वर्क डन से बना है, इसलिए योर वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी इन द न्यू फॉर्म्ड लिक्विड सरफेस। ठीक है, इन द न्यू सरफेस वो स्टोर्ड है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी इन द न्यू फॉर्म्ड सरफेस एरिया।
ठीक है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो इस वर्क डन को हम लोग इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कितने एनर्जी में स्टोर्ड है भाई, तो ये स्टोर्ड है इन द न्यू एरिया। न्यू एरिया कितना बना भाई, तो न्यू एरिया बन गया हमारा वो है L इंटू डी एक्स इधर से और L इंटू डी एक्स इधर से, L डी एक्स इधर से और प्लस L डी एक्स इधर से, क्योंकि डी एक्स लेंथ फिल्म का बढ़ा, अगर डी एक्स लेंथ बढ़ा तो फिल्म में तो दो होते हैं, इधर से फ्री सरफेस है उधर से फ्री सरफेस, इसका मतलब L डी एक्स इधर क्या सरफेस एरिया बना और L डी एक्स उधर से भी सरफेस एरिया बना, क्योंकि भाई जब डी एक्स लेंथ चलोगे तो इधर का भी सरफेस बनाएगा इधर का भी सरफेस बनाएगा, तो दो सरफेस बनाएंगे, इसलिए ये स्टोर्ड है, इतना एनर्जी स्टोर्ड है इतने न्यू एरिया में। तो हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं कि एनर्जी, सरफेस एनर्जी जो स्टोर्ड है पर यूनिट सरफेस एरिया वो कितना होगा भाई, तो एनर्जी स्टोर्ड है 2SLDX, कितने एरिया में भाई, तो 2LDX में। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया, न्यू एरिया जो बना था जहां एनर्जी स्टोर था वो किया, तो वैल्यू क्या आया, सरफेस टेंशन S आया। LDX कैंसिल, 2 भी कैंसिल, मीन्स सरफेस टेंशन इज नथिंग बट एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट सरफेस एरिया। इतने से एरिया में इतना एनर्जी था, ये वर्क डन हमारा ये न्यू फॉर्म्ड एरिया में था, इसलिए एरिया से हमने डिवाइड किया। LDX इधर का फ्री सरफेस के लिए, LDX उधर का फ्री सरफेस के लिए, इस तरह से न्यू सरफेस एरिया जो बना है उससे हमने डिवाइड किया और सरफेस एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट सरफेस एरिया का वैल्यू हमें कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो फाइनली फॉर्मूला क्या बना, सरफेस टेंशन इज फोर्स स्ट्रेचिंग पर यूनिट लेंथ और एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट सरफेस एरिया, ये दोनों होते हैं। ठीक है, सरफेस एनर्जी क्या होगा, जब हमें पता लग गया तो कोई एक लिक्विड ड्रॉप है, क्या है ये लिक्विड ड्रॉप है, तो इसमें कितना एनर्जी होगा इसके सरफेस में भाई, तो इसके सरफेस में एनर्जी जो होगा, तुम्हें पता है कि इसके यूनिट एरिया में एनर्जी कितना है, S है। मान लो S का वैल्यू है 10 न्यूटन पर मीटर, तो ये भी बोल सकते हैं कि 10 जूल पर मीटर स्क्वायर, 10 जूल पर मीटर स्क्वायर मीन्स 1 मीटर स्क्वायर में इसके कितने हैं एनर्जी, 10 है। तो तुम बताओ भाई कितना इसका टोटल एनर्जी हो जाएगा, तो तुम्हें पता है कि टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 4πr², तो 4πr² इंटू S करेंगे क्योंकि यूनिट में तो इतना ही एनर्जी है, और मान लो इसका 4π और r का स्क्वायर करते हैं, इतना सरफेस एरिया है और एक में सरफेस टेंशन 10 है, 10 जूल पर यूनिट एरिया है, तो 10 जूल पर यूनिट एरिया है, तो इसको सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा टोटल सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी इन द लिक्विड ड्रॉप, ये क्या है भाई, तो ये है लिक्विड ड्रॉप, क्या है ये, तो लिक्विड का ड्रॉप है। लिक्विड ड्रॉप का मतलब हुआ कि बाहर में एयर है और अंदर में क्या है, पूरा ये लिक्विड है, तो इसको बोलेंगे लिक्विड ड्रॉप। एक ही फ्री सरफेस होता है लिक्विड ड्रॉप में और उसके अंदर लिक्विड है, बाहर में एयर है। ठीक है, अब ये बबल भी होते हैं, लिक्विड ड्रॉप तो ठीक है, बबल भी होते हैं, और दो तरह के बबल होते हैं। बबल होते हैं दो तरह के, एक होते हैं भाई एयर बबल। एयर बबल क्या होता है, तो मान लो जैसे हम लोगों ने पेप्सी डाला, कोको कोला डाला ग्लास में, तो देखते हो बबल जो है बन करके ऊपर उठते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एयर रहता है अंदर में और बाहर क्या होता है भाई, तो वही पेप्सी का लिक्विड है समझो। तो ये बाहर में है लिक्विड और अंदर में है एयर, तो इसको बोलते हैं एयर बबल। क्या बोलते हैं भाई इसको, तो इसको बोलते हैं एयर बबल। ठीक है, और एक होता है सोप बबल। एक क्या होता है भाई, तो सोप बबल होता है। तो सोप बबल में क्या है भाई, तो सोप बबल में होता है दो फ्री सरफेस। यहाँ तो एक ही फ्री सरफेस है भाई, एक ही फ्री सरफेस है, उसके बाहर लिक्विड है, अंदर में एयर है। यहाँ पे अंदर भी एयर, बाहर भी एयर। जो हम लोग सोप सोल्यूशन का जो बबल उड़ाते हैं तो उस बबल में क्या होता है, ये है सोप सोल्यूशन, अंदर भी एयर, बाहर भी एयर। तो यहाँ क्या है, दो फ्री सरफेस है, एक ये फ्री सरफेस है जो कि एयर और लिक्विड में है, और एक ये फ्री सरफेस है एयर लिक्विड में। तो यहाँ पे जब सरफेस एनर्जी लिखेंगे, सोप बबल अलग हो गया, एयर बबल अलग हो गया। एयर बबल में जब सरफेस एनर्जी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो भाई एक ही तो है फ्री सरफेस, तो सरफेस टेंशन का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द एरिया। तो सरफेस एरिया कितना है, तो सरफेस एरिया है 4πr², 4πr²। तो यही है भाई 4πr²। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ एनर्जी हो जाएगा सरफेस टेंशन इंटू, मान लो अंदर का रेडियस है r1 और बाहर का रेडियस है r2, तो ये हो जाएगा s इंटू 4πr1² अंदर वाले में और s इंटू 4πr2² बाहर वाले में। इसलिए दोनों में ऐड करना पड़ेगा, s इंटू 4π कॉमन भी ले सकते हो, r1² प्लस r2² करोगे, ये टोटल सरफेस एनर्जी इन द सोप बबल मिल जाएगा। ठीक है, तो बबल हो तो
किस तरह से हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं और ऐसे में भी किस तरह से एनर्जी निकाल सकते हैं, वो समझ गए भाई, समझ गए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और ये हमारा नोटेबल है, ये सब नोटेड रहना चाहिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा आ जाता है क्वेश्चन कि हम लोग लिक्विड ड्रॉप तो है आर रेडियस का, इसको स्प्लिट कर दिया, इसको क्या किया हमने, स्प्लिट कर दिया छोटे छोटे ड्रॉप में। तो जब छोटे छोटे ड्रॉप में स्प्लिट करोगे तो वॉल्यूम हमारा वही का वही रह जाएगा, टोटल वॉल्यूम सेम रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे एनर्जी कितना था जरा ये देखना, तो सरफेस टेंशन का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई ये 4πr², इतना एनर्जी था। और जब इसको तुमने एन ड्रॉप्स में, एन आइडेंटिकल ड्रॉप्स में रिलीज कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया आर रेडियस का, ये छोटे छोटे एन ड्रॉप्स में तुमने, एन है, एन कुछ भी हो सकता है, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 5 पार्ट में, 8 पार्ट में, कुछ भी पार्ट में। तो ये जब एन ड्रॉप्स आ गए तो एन ड्रॉप्स आर रेडियस का हो गया। तो अगर वॉल्यूम कंजर्वेशन अप्लाई करें तो ये आर का वैल्यू हमें मिल जाएगा। कैसे भाई, तो 4/3 पाई कैपिटल R³ इतना वॉल्यूम था, यही तो n × 4/3 और पाई स्मॉल R³ हो जाएगा। होगा कि नहीं भाई, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये एक छोटे से वॉल्यूम है, ऐसे ऐसे n है, तो टोटल वॉल्यूम ये मिला। और कहाँ से आया है, लार्जर वाले से आया है, तो लार्जर वाले का तो ये वॉल्यूम था। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि R³ = n स्मॉल R³। तो स्मॉल r का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। स्मॉल r का वैल्यू हो जाएगा कितना भाई, तो R³ = R³ डिवाइडेड बाई n। सो ये हो जाएगा r डिवाइडेड बाई n का पावर 1/3। ये मिल गया तुम्हें, स्मॉलर जो ड्रॉप्स बने हैं उनका इंडिविजुअल रेडियस हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी कितना हो जाएगा टोटल भाई, तो भाई n मल्टीप्लाइड बाई एक का एनर्जी ऑफ वन ड्रॉप, एनर्जी ऑफ वन ड्रॉप, ये तो हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो n और एनर्जी ऑफ वन ड्रॉप हो जाएगा s × 4π स्मॉल r², इससे × 4π स्मॉल r², क्योंकि सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया, यही तो होता है एनर्जी। अब इस r को हम लोग चाहें तो ये रख सकते हैं, तो यहाँ से निकल जाएगा n × s × 4π, और r² का वैल्यू लिखेंगे तो कैपिटल R² डिवाइडेड बाई n का पावर 2/3 हो जाएगा। तो ये है हमारा E2 एनर्जी, ये है E1 एनर्जी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ये कि अगर मान लो ये है 100 जूल, ठीक है, ये एनर्जी जो था 100 जूल वाले कंडीशन से, ये जो अब एनर्जी निकाला E2 तो वो हो गया 120 जूल पे। तो ये 20 जूल तुम्हारा वर्क डन है। 20 जूल क्या है, ये वर्क डन है, वर्क डन इन स्प्लिटिंग द ड्रॉप। ये जो ड्रॉप था, ये लिक्विड ड्रॉप था, वो तो अपना कंबाइन होकर रखना चाहता था, तुम आए, फोर्स लगाए और स्प्लिट कर दिया अलग अलग। तो तुम जो फोर्स लगा के स्प्लिट किए हो, तो वो वर्क डन जो तुमने किया वही हमारा यहाँ पे 20 जूल का तुमने वर्क किया, वो 120 जूल बन गया। 100 पहले से था, अब 20 जूल और तुमने दे दिया, तो तुम्हारा ये 100 से अब 120 वाले कंडीशन में चला गया। तो इसका मतलब कितना वर्क डन या एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होगा इसको स्प्लिट करने में, ये क्वेश्चन आता है। तो हम लोग बोल सकते हैं वर्क और एनर्जी रिक्वायर्ड, वर्क भी पूछा जा सकता है या एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट लार्जर ड्रॉप जो था जिसका रेडियस क्या था r इनटू कितना भाई, तो n आइडेंटिकल ड्रॉप्स। तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा भाई, तो वो एनर्जी रिक्वायर्ड या वर्क रिक्वायर्ड कितना होगा, तो वो होगा E2 - E1। मीन्स जितना एनर्जी अब फाइनली हो गया है, पहले कितना एनर्जी था, ये E2 - E1 कर देने हैं। क्लियर है बात। तो ये यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि ये s × 4π r², ये तो है ही, और ये n का पावर 1 माइनस है, तो n का पावर यहाँ 1/3 हो गया और -1 हो गया। ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इतना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। ये एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी होगा, क्या रिक्वायर्ड वर्क डन होगा, रिक्वायर्ड वर्क और एनर्जी फॉर किसके लिए भाई, तो स्प्लिट करने के लिए। और कई बार उल्टा भी पूछा जाता है, अच्छा भाई n आइडेंटिकल ड्रॉप है, कंबाइन होकर लार्जर ड्रॉप बनाया, तो कितना एनर्जी रिलीज होगा। अरे भाई तो ये 120 वाला कंडीशन में, 120 जूल वाले कंडीशन में था, अब 100 वाले में जाएगा तो 20 जूल एनर्जी लिबरेट होगा। ठीक है, 20 जूल एनर्जी यहाँ पे E2 - E1 जो एनर्जी है वो क्या होगा, लिबरेट होगा, वो एनर्जी यहाँ पे लिबरेट होगा। ध्यान देना, ये एनर्जी हमारा लिबरेट होगा। मीन्स दो चीज़ बताया, स्प्लिटिंग करोगे छोटे छोटे ड्रॉप में तो एनर्जी तुम्हें देने पड़ेंगे, रिक्वायर्ड होगा, और जब ये छोटे छोटे ड्रॉप कंबाइन करेंगे और इधर लार्जर वाले में जाएंगे तो ये एनर्जी निकालेगा। ये कितना एनर्जी निकालेगा भाई, तो E2 - E1 एनर्जी निकालेगा। और ये कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, तो वही E2 - E1 ये एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। स्प्लिट करने के लिए एनर्जी चाहिए और कंबाइन करने में एनर्जी उतना ही एक्सेस रिलीज हो जाता है। हमेशा छोटे छोटे ड्रॉप में ज़्यादा एनर्जी होगा, क्योंकि तुमने इसको वर्क कर
करके निकाला है। तो इस तरह से हमें ये वाला एनर्जी वो वाला एनर्जी दोनों पता है, डिफरेंस करेंगे मिल जाएगा हमें कि कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा स्प्लिटिंग करने के लिए, ये वाला काम करने के लिए कितना एनर्जी देना होगा, और ये वाला करने के लिए कंबाइन करने के लिए कितना एनर्जी निकलेगा। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर कोई परेशानी है तो रिपीट करके आप जरूर देख लें, 5 मिनट पहले चले जाएं और जरूर देख लें। एक्सेस प्रेशर, देखो भाई एक्सेस प्रेशर क्या होता है, कभी भी कोई लिक्विड ड्रॉप हो या बबल हो तो उसमें एक्सेस प्रेशर होता है। मीन्स बाहर जो आउटसाइड प्रेशर है उससे इनसाइड प्रेशर ज़्यादा होता है। कभी भी ऐसा अगर कर्ड सरफेस है ना, तो कर्ड सरफेस है तो इसका मतलब कि इधर का प्रेशर P1 है, इधर P2 है, तो P1 जरूर ज़्यादा हुआ होगा, तभी तो ऐसे कर्ड हुआ। अगर ये प्लेन सरफेस है, मान लो प्लेन है पीस ऑफ पेपर, एक रजिस्टर का एक पेज निकाल दिया हमने, बुक का पेज निकाल दिया, इधर से प्रेशर अगर सेम हो तो दोनों सेम फोर्स लगाएंगे तो ये बेचारा प्लेन का प्लेन ही रह जाएगा। लेकिन इधर से ज़्यादा फोर्स लगेगा, इधर से मान लो 100 न्यूटन, इधर से लग रहा है 20 न्यूटन, तो इस कंडीशन में ये ऐसे कर्ड बन जाएगा। जिस तरह से ये इंसान होता है, अगर इधर से हम लोग ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो ये इंसान ऐसे हो जाता है, कर्ड हो जाता है, कॉनकेव हो जाता है। जिधर से ज़्यादा फोर्स लगेगा उधर साइड में कॉनकेव हो जाएगा। तो P1 इज ग्रेटर देन P2, कॉनकेव साइड हायर प्रेशर। ठीक है, कॉनकेव साइड क्या होता है, कॉनकेव साइड हायर प्रेशर जरूर होता है ऐसा, तभी ऐसा कर्व बना। तो ये अंदर में देखो कॉनकेव है, ये कर्व सरफेस है, यहाँ पे कोई भी ले लो, ये कर्व सरफेस है, तो इसके अंदर का प्रेशर यानी कि P इनसाइड जो है, P इनसाइड विल बी ग्रेटर देन P आउटसाइड, और ये अंदर का प्रेशर बाहर वाले के रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा है, दिस इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। तो ये एक्सेस प्रेशर का वैल्यू हम लोग डिराइव करते हैं, जो नॉर्मल जो स्कूल बेस्ड क्लास होता है, तो ये डिराइव करके आता है कि अगर कोई आर रेडियस का कर्वेचर हो तो ये एक्सेस प्रेशर होता है 2 इंटू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय रेडियस। आर रेडियस अगर है, अगर ये कर्व्ड सरफेस है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, तो इधर P1 ज़्यादा है, P2 कम है, तो P1 माइनस P2 जो होगा वो कितना होगा, तो 2 इंटू सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कोई भी लिक्विड ड्रॉप है तो उसमें आर रेडियस का लिक्विड ड्रॉप है, तो ये है एक्सेस प्रेशर। क्लियर है यहाँ तक? एक्सेस प्रेशर किसके लिए हुआ, ये लिक्विड ड्रॉप के लिए हुआ। किसके लिए हुआ, लिक्विड ड्रॉप के लिए, जिसमें कि एक ही फ्री सरफेस है भाई, एक ही कर्व्ड सरफेस है, तो भाई इधर का प्रेशर ज़्यादा है, इधर का प्रेशर कम है। कितना ज़्यादा है, 2s/r ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब मैं बात करूँ अगर ये सोप बबल हो, सोप बबल अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो सोप बबल होगा तो उसमें 2 फ्री सरफेस होता है, लेकिन अगर एयर बबल हो तो उसमें एक ही फ्री सरफेस होता है। ये डिफरेंस याद रखना है। एयर बबल मतलब बाहर में लिक्विड पेप्सी है, कोको कोला है, ठीक है, इधर हमारा लिक्विड है और इधर एयर है, इसको क्या बोलते हैं भाई, तो एयर बबल बोलते हैं। जब एयर बबल होगा तो एक ही फ्री सरफेस, जब एक ही फ्री सरफेस है तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ कम प्रेशर है भाई, तो ये एक्सेस प्रेशर जो होगा, एक्सेस प्रेशर दैट इज P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, तो भाई एक ही तो कर्व सरफेस है, इसलिए यहाँ पे 2s/r ज़्यादा होगा। ये फॉर्मूला याद रखना है भाई, 2s/r ज़्यादा होगा। डेरिवेशन का तो क्लास है नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग सोप बबल हो तो सोप बबल में तो अंदर भी एयर होता है, बाहर भी एयर होता है, बीच में होता है सोप सोल्यूशन लिक्विड। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ ये R1 रेडियस का है, यहाँ ये R2 रेडियस का है, तो तुम सोचो कि बाहर का जो प्रेशर है उससे ये R2 है, तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, उससे 2s/r2 ज़्यादा होगा, क्योंकि ये R2 रेडियस वाला कर्वेचर है भाई ये। तो यहाँ पे हमारा 2, ये मान लो P' है और ये हमारा मान लो P in है, ठीक है, तो ये यहाँ से ये 2s/r2 ज़्यादा होगा और इससे ये 2s/r1 ज़्यादा होगा। तो इसलिए ओवरऑल इससे कितना ज़्यादा होगा ये अंदर, तो हमारा एक्सेस प्रेशर जो हो जाएगा यानी कि इनसाइड माइनस आउटसाइड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 2s/r2 पहले ज़्यादा था और उससे हमारा 2s/r1 ज़्यादा है, इसलिए ओवरऑल क्या हो जाएगा, तो 2s और 1/r1 प्लस 1/r2 ज़्यादा होगा। देखो भाई, इससे इसमें जितना वैल्यू है उससे 2s/r2 ज़्यादा है यहाँ का प्रेशर और इससे 2s/r1 ज़्यादा है ये, तो ओवरऑल इससे कितना ज़्यादा हो गया, तो 2s/r2 प्लस 2s/r1, तो 2s/r2 प्लस 2s/r1 मीन्स ये एक्सेस प्रेशर जो हमें मिल गया, इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड का डिफरेंस, वो हो गया 2s/r2 प्लस 2s/r1। अगर दोनों रेडियस मान लो R1 रेडियस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू R2 हो जाए, वही हमारा रेडियस ऑफ द सोप बबल बहुत थिन हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा एक्सेस प्रेशर भाई, तो 2s/r इससे ज़्यादा है, 2s/r इससे ज़्यादा है, तो 2s/r प्लस 2s/r मिल करके हो जाएगा 4s/r, लेकिन दोनों रेडियस ऑलमोस्ट सेम होंगे, तो अगर डिफरेंस रहा तो सोप बबल में 2s/r1 प्लस 2s/r2 इतना होगा एक्सेस प्रेशर। क्या होगा ये, एक्सेस प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड प्रेशर
इतना अंदर में ज़्यादा होगा प्रेशर। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब जरा देखें हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड कैपिलरी एक्शन। देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट, जब भी कोई लिक्विड हम लोग रखते हैं किसी भी कंटेनर में, मान लो ऐसे रख दिया हमने, 3 टाइप का ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे रखा तो ये ऐसा भी हो सकता है, इसका ऐसा भी हो सकता है ये, और ऐसा भी हो सकता है। ठीक है भाई, तो ये बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हुआ, तो कांटेक्ट पॉइंट पे सॉलिड का जो है, सॉलिड में इधर लिक्विड है उधर तो नहीं है लिक्विड, इधर है, तो इस साइड में सॉलिड के वॉल पे टेंजेंट ड्रॉ करो और लिक्विड पे टेंजेंट ड्रॉ, लिक्विड के सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करो। इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहाँ देखना है तो भाई ये है कॉन्टैक्ट पॉइंट, इससे उधर तो लिक्विड नहीं है, इधर लिक्विड है, उस साइड में लिक्विड नहीं है, इस साइड में लिक्विड, तो इधर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे सॉलिड के वॉल पे और लिक्विड के टॉप सरफेस पे इधर, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहाँ ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यहाँ पे क्या है लेस देन 90 है, मीन्स एक्यूट है यहाँ पे, और उधर क्या है ऑब्ट्यूज है एंगल। ठीक है भाई, और एक ऐसा हो सकता है कि इस पॉइंट पे सॉलिड पे और लिक्विड पे दोनों पे देखा 90 डिग्री का एंगल आया। तो ये 3 तरह के हो सकते हैं। अब ये तीनों में क्या होता है ना, प्रॉपर्टी अलग अलग होते हैं। ऐसे को बोलते हैं हम लोग कि यहाँ पे सॉलिड जो है ना वेट कर रहा है लिक्विड को, सॉलिड और लिक्विड जो है दोनों एक दूसरे को समझो वेटिंग टेंडेंसी है। यहाँ पे ऐसे बोलें कि लिक्विड वेट्स सॉलिड, ये बोलते हैं कि लिक्विड वेट्स सॉलिड। क्यों भाई? क्योंकि देखो यहाँ पे 2 फोर्स यहाँ पे एक्शन में आते हैं, एक होता है कोहेसिव फोर्स, दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, तो ये कोहेसिव फोर्स है, इधर वाला एडहेसिव फोर्स है। यहाँ पे एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है इस कोहेसिव फोर्स के रिस्पेक्ट में, कोहेसिव फोर्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे ज़्यादा है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स मीन्स डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एडहेसिव फोर्स है, और सेम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में आपस में जो अट्रैक्शन है उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो एडहेसिव फोर्स यहाँ पे ज़्यादा है कोहेसिव फोर्स के रिस्पेक्ट में। तभी इसने देखो ग्लास के मॉलिक्यूल ने इसको पुल कर रखा है अपनी तरफ, तो लिक्विड का सरफेस ऐसे होना मतलब ही है कि ये ज़्यादा पुल कर रखा है। यहाँ पे क्या है, लिक्विड में अपने आप में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूनाइट होकर रहने वाला टेंडेंसी है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि यहाँ कोहेसिव फोर्स ही स्ट्रॉन्गर है किससे भाई, एडहेसिव फोर्स से। ठीक है, और इस कंडीशन में बोलते हैं कि लिक्विड डज नॉट वेट सॉलिड, डज नॉट वेट सॉलिड, ये सॉलिड को वेट नहीं कर पाता, डज नॉट वेट सॉलिड। ठीक है, और ये क्या है, ऑन द वर्ज ऑफ वेटिंग होगा। क्या होगा ये, ऑन द वर्ज ऑफ वेटिंग, वेटिंग करने के वर्ज पे होगा। थोड़ा भी हमारा एंगल कम हो जाता तो वेटिंग कर देता, ज़्यादा हो जाएगा 90 से तो हमारा वेट नहीं करता। और इसमें मेन जो बात हम लोगों को देखने हैं वो है कैपिलरी राइज। अगर इसमें एक कैपिलरी ट्यूब हम लोग छोटा सा क्रॉस सेक्शन का अगर ट्यूब डाल दें तो इसमें देखा जाता है कि लिक्विड जो है इसमें सर्टेन हाइट इस पर ग्रो कर जाता है, सर्टेन हाइट इसमें राइज हो जाता है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव कैपिलरी एक्शन। एच हाइट यहाँ पे ऊपर राइज हो जाएगा, पॉजिटिव कैपिलरिटी है। इसमें अगर हम लोग कैपिलरी ट्यूब डालें तो बाहर के रिस्पेक्ट में, बाहर का जो लेवल है लिक्विड का उसके रिस्पेक्ट में हमारा ये अंदर में लेवल जो है, ये सब लिक्विड है, अंदर का लेवल कम हो जाएगा। ये सारे लिक्विड हैं भरे हुए और ये सारे लिक्विड हैं, सारे लिक्विड हैं। कैपिलरी के अंदर का जो लिक्विड लेवल है वो बाहर के लेवल के रिस्पेक्ट में डिप्रेस्ड हो जाना। तो यहाँ पे बोलेंगे कि H इज निगेटिव, यहाँ बोलेंगे H क्या है, निगेटिव है, यहाँ पे H क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ क्या होगा H वो 0 होता है, यहाँ पे H क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे कोई कैपिलरी एक्शन नहीं, ये राइजिंग ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब मींस वेरी स्मॉल क्रॉस सेक्शन का ट्यूब। तो लिक्विड राइज इन द कैपिलरी ट्यूब विद रिस्पेक्ट टू द लेवल आउटसाइड, आउटसाइड द ट्यूब जो लिक्विड लेवल है उसके रिस्पेक्ट में राइज करना इज नोन एज कैपिलरी एक्शन। और उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट जब एक्यूट होंगे लेस देन 90 होगा तो उसमें पॉजिटिव कैपिलरिटी होता है, मींस पॉजिटिव कैपिलरी एक्शन होता है, सकिंग एक्शन होता है, और ये है निगेटिव कैपिलरी एक्शन। ठीक है, इसमें रिपेल्ड होता है निगेटिव कैपिलरी एक्शन। जो हम लोगों के देखते हो ये कॉटन है, नीचे टेबल पे अगर पानी गिर जाए तो कॉटन का एक एंड को अगर हम लोग टच कराएं तो दूसरे एंड तक वाटर जो है सक करके आ जाता है दूसरे एंड पे, सकिंग टेंडेंसी होता है, दूसरे एंड पे आ जाता है। या फिर हम लोग दिवाली के टाइम में दिए जलाते हैं, ठीक है, जब हम लोग दिए जलाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है भाई, तो दिए में तो तुमने घी डाल दिया, तेल डाल दिया, और उसमें हम लोग ये कॉटन के विक डाल देते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक एंड पे इधर कॉटन होता है, एक एंड पे इधर से वो जलता रहता है। तो वाटर यहाँ से सकिंग एक्शन के थ्रू, ये ऑयल जो है सकिंग एक्शन के थ्रू आता रहता है, वही जलता रहता है। जब ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये बुझ जाएगा, सारा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैपिलरी एक्शन, सकिंग एक्शन। तो हमारे पोर्स में भी जो स्किन के थ्रू डिफरेंट पोर्स जो इसमें बने हुए हैं उसके थ्रू स्वेटिंग होता है और अंदर से लिक्विड राइज करता है। और प्लांट्स में
प्लांट्स में जो है लीफ तक और हर स्टेम में कैसे वाटर पहुंचता है, मिनरल्स कैसे पहुंचते हैं, तो वो है सकिंग एक्शन इन द रूट्स एंड स्टेम ऑफ द प्लांट। सब में कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज मीन्स स्मॉल क्रॉस सेक्शन के ट्यूब की तरह समझो है। कॉटन में भी देखोगे तो फाइबर्स उसमें सकिंग एक्शन के लिए वही स्मॉल कैपिलरीज हैं। इसमें कैपिलरी राइज होता है और इससे रिलेटेड है एसएन फार्मूला कि कितना राइज करेगा, एच का वैल्यू कितना होगा, पॉजिटिव है तो कितना, नेगेटिव है तो कितना। तो इसको हम लोग बोलते हैं एसएन फार्मूला, जो कि हम लोग ऑब्टेन करते हैं। तो एसएन फार्मूला ऑब्टेन किया जाता है। कैपिलरिटी समझिए, कैपिलरिटी इज द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू राइज as compared to the outside level of the liquid inside a capillary tube which is of a very small cross section tube। तो ये राइज होने का जो टेंडेंसी है that is called capillary action। if angle of contact is less than 90 degree then positive capillarity, अगर greater than 90 तो negative capillarity होते हैं। ठीक है भाई। तो एसेंट फार्मूला क्या है? तो एसेंट फार्मूला ये है भाई कि कभी भी अगर हम लोग कैपिलरी ट्यूब ने हमने डाला, इसमें इसको भी डिराइव किया जाता है, डेरिवेशन का तो ये क्लास है नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से मेनिस्कस बनता है, कॉनकेव मेनिस्कस रहेगा, क्योंकि भाई ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, लेस देन 90 वाला है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, लेस देन 90 वाला। तो यहाँ एसेंट फार्मूला हम लोग निकालते हैं। वैसे ही प्रेशर इक्वेट करके और प्रेशर एक डिफरेंस एक्सेस प्रेशर का फार्मूला यूज़ करके हम लोग निकालते हैं फाइनली इसका वैल्यू। आपको फार्मूला तो जरूर याद रखने हैं। वो क्या है, तो 2 इंटू सरफेस टेंशन वैल्यू 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी, ये है एसेंट फार्मूला। 2 सरफेस टेंशन का वैल्यू ऑफ द लिक्विड और थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, रो इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एंड जी वैल्यू डालोगे तो तुम्हें एच मिलेगा। मान लो एच का वैल्यू मिल गया +2 सेंटीमीटर, इट मीन्स ये 2 सेंटीमीटर ये राइज कर जाएगा। अगर ये वैल्यू +4 सेंटीमीटर मिल गया तो इसका मतलब 4 सेंटीमीटर कंपेयर टू आउटसाइड ये राइज कर जाएगा। ठीक है। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos 90 क्या हो जाता है, 0। तो एच भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 से मल्टीप्लाई हो गया। तो एच क्या हो जाएगा, 0। एच 0 मीन्स नो कैपिलरी एक्शन, न पॉजिटिव न नेगेटिव। तो थीटा अगर हमारा लेस देन 90 डिग्री है तो cos थीटा इज पॉजिटिव, cos थीटा इज पॉजिटिव। देखो भाई, 2 तो पॉजिटिव है ही, सरफेस टेंशन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, स्ट्रेचिंग फोर्स पर यूनिट, रो है पॉजिटिव, रेडियस ऑफ द ट्यूब पॉजिटिव, जी इज पॉजिटिव, सब हम लोग पॉजिटिव है। cos थीटा लेस देन 90 के लिए cos थीटा पॉजिटिव है, इसलिए एच भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव कैपिलरी एक्शन होगा और लिक्विड राइज करेगा। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री अगर हो जाए तो cos थीटा क्या हो जाएगा भाई, तो वो हो जाएगा लेस देन 0, क्योंकि cos थीटा का जो ग्राफ होता है वो ऐसे ग्राफ होता है भाई। थीटा इज इक्वल टू 0 पे तो 1 होता है, 90 डिग्री पे 0 होता है, 90 डिग्री से आगे जाओगे तो निगेटिव पाओगे, 90 डिग्री से पहले पॉजिटिव होता है। और थीटा का वैल्यू 180 से ज़्यादा तो होना नहीं है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 180 से ज़्यादा तो होना नहीं है, इसलिए यहीं तक का बात है। 90 से कम तो पॉजिटिव, 90 से ज़्यादा तो निगेटिव। तो ये निगेटिव हुआ मीन्स हाइट निगेटिव, तो राइज नहीं हो जाएगा। क्या होगा, लिक्विड का लेवल फॉल्स इनसाइड द ट्यूब, फॉल्स इनसाइड ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड लेवल फॉल कर जाएगा थीटा 90 डिग्री होने पे। और थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री होगा तो उस कंडीशन में H0 नो कैपिलरी एक्शन, ऐसे में कैपिलरी एक्शन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, कैपिलरिटी समझ गए, एसएन फार्मूला समझ गए। एसएन फार्मूला को डेराइव करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, कॉन्सेप्ट बस ये अप्लाई करते हैं कि यहाँ का प्रेशर इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर प्लस यहाँ का प्रेशर। तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर में जो डिफरेंस होता है एक्सेस प्रेशर का, वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और प्लस रो जी एच करते हैं और ये हमें रेडीमेड फार्मूला मिल जाता है। 2-4 सेंटेंस का डेरिवेशन होता है, लेकिन डायग्राम समझने पड़ते हैं, तो इसलिए वो डेरिवेशन पार्ट तो आप अलग से देख ही लोगे। आपको कॉन्सेप्ट हमने याद दिला दिया। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि इनसफिशिएंट लेंथ, मान लो हमने आया यहाँ पे वैल्यू जो कैलकुलेट किया वो आया 4 सेंटीमीटर, चलो भाई 4 सेंटीमीटर राइज कर जाएगा। लिक्विड का राइज करने के लिए ये जो है स्पेस जो इसमें है अवेलेबल अभी राइज करने के लिए, वो मान लो 8 सेंटीमीटर है। अरे भाई तो 6 भी आएगा तब भी राइज दिखाएगा, 7 आएगा तब भी राइज दिखाएगा, 4 आएगा तब भी दिखाएगा, 2 आएगा तब भी दिखाएगा, 1 आएगा तब भी दिखा देगा। इसको बोलते हैं सफिशिएंट लेंथ का कैपिलरी ट्यूब है। ट्यूब का जो ये लेंथ आउटसाइड है वो सफिशिएंट है कि ये काम हो जाए। लेकिन अगर इनसफिशिएंट ट्यूब हो, मतलब ये वाला कैलकुलेशन किया तो 4 सेंटीमीटर आया वैल्यू, सारे वैल्यू डाले तो 4 सेंटीमीटर आया, लेकिन हमने क्या किया कि इस लिक्विड में
ये जो कैपिलरी ट्यूब ज़्यादा डाल दिया या समझो तोड़ दिया बीच में, और इतना डाला कि यहाँ 2 सेंटीमीटर ही अवेलेबल है, ये लेंथ जो बाहर में है वो ओनली 2 सेंटीमीटर है, जबकि कैलकुलेट करके आया 4 सेंटीमीटर। तो ये तो 4 सेंटीमीटर उठना चाहेगा भाई, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 4 सेंटीमीटर उठना चाहेगा, लेकिन इसको तो 2 सेंटीमीटर ही अवेलेबल है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा कि ये 4 सेंटीमीटर उठने के लिए और यहाँ से ओवरफ्लो कर जाए, ऐसा नहीं होता। insufficient length of tube, what if insufficient length of a capillary tube? insufficient length बोलने का मतलब है कि जो L जो आइडोसाइड लेवल जो हमारा यहाँ पे हाइट अवेलेबल है, दिस इज लेस देन H, जो एसएन फॉर्मूला से आ रहा है उससे हमारा कम होगा अवेलेबल लेंथ फॉर राइजिंग। तो इस कंडीशन में insufficient length of the tube है, ऐसे में ओवरफ्लो डज नॉट अकर, ओवरफ्लो नहीं होता, ओवरफ्लो नहीं होता, ये नहीं सोचने हैं। तो क्या होता है भाई? तो मेनिस्कस, जो टॉप मेनिस्कस मीन्स टॉप सरफेस होता है उसको मेनिस्कस बोलते हैं, ये जो टॉप सरफेस है ना इसको मेनिस्कस बोलते हैं। तो मेनिस्कस विल बी मॉडिफाइड, मेनिस्कस हमारा क्या हो जाता है? मॉडिफाइड हो जाता है। ओवरफ्लो नहीं होता, मेनिस्कस मॉडिफाइड हो जाता है, और मॉडिफाइड होकर के क्या होता है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो टॉप मेनिस्कस का है वो बढ़ जाता है, पहले वाले के रिस्पेक्ट में बढ़ जाता है। ये क्या मीनिंग हुआ? मीनिंग समझो, मीनिंग तो समझना पड़ेगा भाई। मीनिंग क्या हुआ? तो मीनिंग ये हुआ मेरे भाई, देखो ये है सफिशिएंट लेंथ वाला, वही जिसमें 4 सेंटीमीटर आया और ये 8 सेंटीमीटर अवेलेबल है, तो यहाँ पे ये ऐसे बन गया। यहाँ पे इसको अगर हम लोग पूरा स्फेयर कंप्लीट करें तो ये है स्फेयर, इसका इस पूरे का हम लोग कंप्लीट करें तो ये है, ठीक है। ये है रेडियस ऑफ मेनिस्कस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ये है रेडियस ऑफ मेनिस्कस। मेनिस्कस मीन्स टॉप सरफेस, मेनिस्कस मीन्स टॉप सरफेस, मेनिस्कस मीन्स टॉप सरफेस, ठीक है भाई। और ये अपना एच हाइट रेंज किया हुआ, कोई बात नहीं है। लेकिन यही लिक्विड, यही ट्यूब और डिप कर दिए और ये ऐसा कंडीशन में पहुंच गया कि अब इसके पास अवेलेबल लेंथ ही 4 सेंटीमीटर के बदले में अब 2 सेंटीमीटर है या फिर और भी कम है। तो यहाँ पे अब जो ये लेंथ है वो लेस देन H है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? तो टॉप सरफेस तक जहाँ तक है अवेलेबल वहाँ पे तक राइज करेगा, और ये मेनिस्कस अपने आप को समझो मॉडिफाई कर लिया, और रेडियस ऑफ मेनिस्कस जो है वो बढ़ जाएंगे। रेडियस ऑफ मेनिस्कस जो है वो क्या हो जाएंगे? तो वो बढ़ जाएंगे। रेडियस ऑफ मेनिस्कस यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, मीन्स ये जो रेडियस ऑफ मेनिस्कस मान लो R' हो गया, तो R' विल बी ग्रेटर देन R। पहले वाले मेनिस्कस के रिस्पेक्ट में ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस हमारा यहाँ पे बढ़ जाएगा। टॉप सरफेस का जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? H इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और एक चीज़ और याद रखना कि स्मॉल r अपॉन कॉस थीटा ही रेडियस ऑफ मेनिस्कस होता है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस यही होता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 2s डिवाइडेड बाई रो स्मॉल r अपॉन कॉस थीटा इंटू जी, ऐसा लिखते हैं। और इसको बोल सकते हैं 2s इंटू रो और कैपिटल R जी, ऐसा भी h को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। कैपिटल R और स्मॉल r में ये रिलेशन है, कैपिटल R और स्मॉल r में ये रिलेशन है, ठीक है। अब इस पर ज़्यादा डिटेल तो नहीं है दिखा सकते, उसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। दो कैपिटल R और स्मॉल r में रिलेशन है। देखो कैपिटल R अगर ये है और स्मॉल r ये है और इसको बोलते हो थीटा, तो यहाँ पे हमारा कॉस थीटा का वैल्यू होगा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ये वाला स्मॉल r है, ये क्या है? स्मॉल r, रेडियस ऑफ द ट्यूब, ये क्या है? कैपिटल R, और ये है हमारा एंगल थीटा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। उतना ज्योमेट्री आपको जाके रेफरेंस देखने पड़ेंगे। ये है थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है यहाँ पे स्मॉल r अपॉन कैपिटल R होता है। सो कैपिटल R का वैल्यू स्मॉल r अपॉन कॉस थीटा है, ठीक है। ये है इस तरह से। जब इस इनसफिशिएंट लेंथ होता है तो उस कंडीशन में सरफेस टेंशन नहीं चेंज होने जा रहा। यहाँ पे अगर इससे बात करें, सरफेस टेंशन नहीं चेंज होने जा रहा है लिक्विड का, जी चेंज नहीं होने जा रहा है, रो चेंज नहीं होने जा रहा है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस विल चेंज। इसलिए ऐसे कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि ये 2s अपॉन रो जी जो है ना वो रहने हैं कांस्टेंट। 2s अपॉन रो जी जो है वो 2s और रो और जी कांस्टेंट है, यानी कि h इंटू आर मिला हमें। और अगर इनसफिशिएंट लेंथ है तो वो इनसफिशिएंट लेंथ इंटू R', इनसफिशिएंट लेंथ है तो इनसफिशिएंट लेंथ इंटू न्यू रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ये प्रोडक्ट ये वही होगा जो पहले का है लेंथ, और ये ओरिजिनल जो मेनिस्कस होना चाहिए था।
तो ये वाला कंडीशन होगा। तो अगर तुम्हें रेडियस पूछा जाए न्यू रेडियस क्या हो जाएगा, इतना ही लेंथ अवेलेबल है तो न्यू रेडियस क्या हो जाएगा, तो इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे HR डिवाइडेड बाई L करके। ठीक है, एक तो ये न्यू मेनिस्कस पूछ दिया जाता है कई बार क्वेश्चन में, और दूसरा और क्या पूछा जाता है जरा वो भी हम लोग समझ लेते हैं भाई। उधर कहाँ चले गए, थोड़ा इधर ही रहो भाई। चलो ठीक है, अब जरा देखो एक चीज़ और थीटा के बारे में पूछ दिया जाता है कि थीटा अब चेंज हो जाते हैं। ये है थीटा डैश, ये क्या है थीटा डैश समझो, और ये यहाँ पे जो है वो है थीटा। कई बार थीटा ही पूछ दिया जाएगा, न्यू थीटा क्या होगा, तो फिर उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला पकड़ेंगे। क्या भाई, तो H होता है 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी। अब देखो भाई, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 2 चेंज नहीं होना, S चेंज नहीं होना, रो चेंज नहीं होना, रो चेंज नहीं होता। ठीक है, R अपॉन कॉस थीटा, R भी चेंज नहीं होना है, R भी चेंज नहीं होना है, और रेडियस स्मॉल r और ये कॉस थीटा, ये जो है ये हमें देखना है। तो इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि थीटा जो है R चेंज तो होना नहीं है, रो आर जी, ये थीटा जो है वो हमारा चेंज होगा। इतना वैल्यू जो अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, H अपॉन कॉस थीटा, ऐसा ही लिखेंगे। दिस विल बी इक्वल टू H अपॉन कॉस थीटा 2s अपॉन रो आर जी, और यही ये तो भाई चेंज होना नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे H अपॉन कॉस थीटा है, और उधर जब हमारा इनसफिशिएंट लेंथ होगा तो जो अवेलेबल लेंथ है डिवाइडेड बाई कॉस थीटा डैश, ये मिल जाएगा तुम्हें। न्यू थीटा अगर निकालना हो, cos थीटा डैश विल बी इक्वल टू, cos थीटा डैश विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो L डिवाइडेड बाई H इंटू cos थीटा। यहाँ से हम लोग cos थीटा डैश का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो इनसफिशिएंट लेंथ के कंडीशन में ओवरफ्लो नहीं होता है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस मॉडिफाइड हो जाते हैं, बड़ा हो जाता है। देखो भाई क्यों, R डैश हमारा यहाँ देख रहे हो कि H इज ग्रेटर देन लेंथ, H तो हमारा जो है वो ग्रेटर देन लेंथ है क्योंकि इनसफिशिएंट लेंथ है, तो L इज ए स्मॉल, तो H अपॉन L हमारा तो ग्रेटर देन 1 हो गया, तो दिस विल बी ग्रेटर देन 1 और इनटू R मींस R डैश क्या हुआ, ग्रेटर देन R हुआ, मींस रेडियस ऑफ मेनिस्कस मॉडिफाई होकर के लार्ज हो जाता है। इनसफिशिएंट लेंथ मिलता है, L का वैल्यू जब हमें कम मिलता है तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ जाते हैं। रेडियस ऑफ मेनिस्कस L का वैल्यू कम मिलेगा तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा इन केस ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। थीटा का एंगल वैल्यू जो है वो एंगल वैल्यू भी चेंज हो जाएगा और न्यू एंगल निकालना होगा, तो ये है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला इनसफिशिएंट लेंथ के लिए काम करता है। और बेसिक डेफिनेशन और डेरिवेशंस ये तो आप जानते ही हैं, ये तो आप पहले से ही जानते हैं, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने तो मेन फार्मूलाज को रिकॉल कराया है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग बैकग्राउंड को रिकॉल कराते चले हैं, डिस्कस कराते चले हैं। ये सब खोपड़ी में सेट करने के बाद अब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, चाहे बोर्ड लेवल का करो, नीट लेवल का करो, जेई लेवल का करो, जो भी करना हो करो। अब कम से कम थिंकिंग अप्लाई हो सकता है, लॉजिक कम से कम लगा सकते हो, और अगर खुद से ना हो तो सोल्यूशन देख करके समझ तो सकते हो अच्छे से। तो इस तरह से स्ट्रगल करते करते एक दिन कॉन्फिडेंस उस चैप्टर में आने लगता है। तो कुछ तो सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल तो आपको करने ही पड़ेंगे, प्रैक्टिस तो थोड़ा लगाने ही पड़ेंगे, थोड़ा अपना खुद लॉजिक लगाने ही पड़ेंगे, तभी न्यूमेरिकल में हाथ साफ होंगे। अदरवाइज ऐसे खाली सोल्यूशन देखने से काम नहीं चलता, इसलिए खुद भी करने पड़ेंगे।